कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लेकर अपने घर वापस जा रहा होता है। वो बताता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है उसका नाम है स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट। यहाँ दिन हो या रात हमेशा हलचल बनी रहती है, और यहीं पर उसका छोटा सा घर है जो सिर्फ 180 वर्ग फुट का है। इसके बाद हमारे हीरो की पूरी जानकारी सामने आती है। नाम बोंग जूहक, उम्र 25 साल, बेरोजगार है लेकिन फिर भी एक साथ 3 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है। बोंग खुद कहता है, मैं कुत्ते की तरह सुबह शाम काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज में हूं। वो आगे बोलता है कि ये कर्ज उसे हर हाल में चुकाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बेकार जिंदगी क्यों ना जीनी पड़े। उसके पास कोई ऐसी खास स्किल नहीं है जो उसके फ्यूचर को बेहतर बना सके। वो बस एक सिंपल मीडियोकर लाइफ जी रहा है। इसी बीच जैसे ही वो अपने रामेन का पहला स्लर्प लेने वाला होता है, तभी उसके सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा सिस्टम अपीयर होता है जिस पर लिखा होता है, बोंग जू हक हैज अवेकन्ड। इस चक्कर में उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि रामेन अभी बहुत ज्यादा गर्म है। थोड़ा शांत होकर वो सिस्टम विंडो को देखता है और बड़बड़ाता है, अवेकनिंग? मैं अवेकन हो गया? फिर वो हमें अवेकनिंग के बारे में बताता है। अवेकनिंग, जिसे कुछ लोग ब्लेसिंग कहते हैं और कुछ लोग इसे ऐसा मौका मानते हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसे करोड़ों की लॉटरी जीतने से भी ज्यादा लकी माना जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। इन सब चीजों को तुम तभी एंजॉय कर सकते हो जब तुम जिंदा रहो, क्योंकि अवेकनेस को डेंजरस टावर्स में जाना पड़ता है और वहां से जिंदा वापस आना कोई आसान बात नहीं होती। अगर मैं टावर में गया तो हो सकता है कोई मॉन्स्टर मुझे बीच से फाड़ दे, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर में मैं फ्रीज या मेल्ट होकर ही मर जाऊं। अगर इससे भी नहीं मरा तो शायद किसी जहरीले पॉइजन से। और अगर इन सब से बच भी गया तो किसी ट्रैप में फंसकर मरने का चांस अलग है। सिंपल शब्दों में कहूं तो टावर में जाना मतलब कुत्ते की मौत मरना। इसके बाद वो अपने पास्ट का एक इंसिडेंट याद करता है। वो बताता है कि जब भी उसे कहीं कोई अन्याय दिखता है तो वो जानबूझकर उसे अनदेखा कर देता है, बस इसलिए ताकि वो किसी भी तरह की डेंजरस सिचुएशन से बच सके। बचपन से यही करता आया है और इसी तरह अब वो 25 साल का हो चुका है। वापस प्रेजेंट में बोंग सोचता है, क्या मैं सच में अवेकन हो गया हूं या फिर थकावट की वजह से मुझे इल्यूजन हो रहे हैं। अपनी अवेकनिंग कंफर्म करने के लिए वो अपना हाथ आगे करता है और जोर से चिल्लाता है, स्टेटस विंडो। जैसे ही बोंग जोर से बोलता है, स्टेटस विंडो, तभी उसके सामने उसका स्टेटस अपीयर हो जाता है। उसका लेवल 1 होता है और उसका ट्रेड समनर। सिस्टम बताता है कि वो रैंडम और टारगेटेड दोनों तरह के समन्स कर सकता है। डेली टावर एंट्री और टावर इन्वेंट्री उसकी कॉमन स्किल्स हैं। बोंग अपना हाथ सिस्टम विंडो के आर पार ले जाकर चेक करता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो हमें ट्रेड्स के बारे में बताता है। उसकी दुनिया में कई तरह के ट्रेड्स होते हैं, स्वॉर्ड्समैन, स्पीयरमैन, शील्ड आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, हीलिंग, समनिंग और भी बहुत कुछ। इन सब में समनिंग एक अलग ही ट्रेड है, क्योंकि इसमें स्पिरिट्स, फैंटम बीस्ट्स, गोलम्स और यहां तक कि डेमोनिक बीस्ट्स भी समन किए जा सकते हैं। और इस ट्रेड का काम होता है समन्स को कमांड देना। बोंग सीरियस होकर सोचता है, मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि मैं किस टाइप का समनर हूं। फिर वो खुद से कहता है, ठीक है, अब स्किल ट्राई करने का टाइम आ गया है। वो हाथ आगे बढ़ाकर कुछ समन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुक जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या समन करना चाहता है। बोंग सोचता है, क्या मुझे रैंडम समन ट्राई करना चाहिए? फिर थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये टावर के बाहर काम करेगा। उसने सुना था कि प्लेयर्स की एबिलिटीज सिर्फ टावर्स के ट्रायल्स के अंदर ही एक्टिव होती हैं। टावर्स के बाहर एक प्लेयर और एक नॉर्मल इंसान में कोई खास फर्क नहीं होता। बोंग पास रखे कंप्यूटर को देखकर सोचता है, मैं कितना इडियट हूं। शायद इंटरनेट पर अवेकनिंग के बारे में कुछ मिल जाए। लेकिन तभी उसके सामने फिर से स्टेटस विंडो अपीयर होता है। उस पर लिखा होता है, रैंडम समन स्टार्ट किया जा रहा है। यह देखकर बोंग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है।
वो समझ ही नहीं पाता कि टावर के बाहर उसका स्किल कैसे एक्टिव हो गया। देखते ही देखते उसके दरवाजे के पास समनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक समनिंग सर्कल बनता है और कुछ ही सेकंड में उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है। उसके शरीर से खतरनाक ऑरा निकल रही होती है। बॉन्ग घबराकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये तो इंसान है। समनिंग से इंसान कैसे आ सकता है? वो समन शांत आवाज में जवाब देता है, यस मास्टर, आप सही कह रहे हैं, मैं एक इंसान ही हूं। बॉन्ग अंदर ही अंदर सोचता है, ये इम्पॉसिबल है। मैंने टावर के बाहर समन कर लिया और वो भी इंसान। तभी वो समन हवा में कुछ सूंघने लगता है, जैसे वो इस स्मेल को पहचानता हो। अचानक एक्साइट होकर बोलता है, ये तो रामेन है। मास्टर, क्या मैं भी एक बाइट ले सकता हूं? बॉन्ग थोड़ी हिचक के बाद उसे परमिशन दे देता है। समन खुशी खुशी रामेन खाने लगता है। पीछे खड़ा बॉन्ग सोचता है, लगता है मैंने किसी भूखे इंसान को समन कर लिया है, जिसे देखकर लग रहा है जैसे ये सालों से भूखा था। समन खाते खाते बोलता है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, लगता है नया स्पाइसी फ्लेवर आया है। और बॉन्ग इरिटेट होकर सोचता है, ये तो बस खाने का लालची निकला। फिर उसके दिमाग में सवाल आता है, आखिर ये टावर के बाहर कैसे समन हुआ? और क्या सच में समनिंग से इंसान भी आ सकता है? इसी सवाल के साथ वो फिर से स्टेटस विंडो बुलाता है। सिस्टम बताता है कि समनिंग के जरिए ह्यूमन और डेमी ह्यूमन दोनों को समन किया जा सकता है। उनके ग्रेड होते हैं आर रेयर, एस आर सुपर रेयर, एस आर स्पेशल सुपर रेयर और सबसे ऊपर LSSR लेजेंडरी स्पेशल सुपर रेयर। सिस्टम ये भी साफ करता है कि किसी भी हालत में समनर और समन के बीच कम्युनिकेशन हमेशा पॉसिबल रहेगा। बॉन्ग बुदबुदाता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गेम कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूं। तभी सिस्टम अगली जानकारी देता है, हर समन 3 आदेशों से बंधा होता है। बॉन्ग सोचता है, 3 आदेश, जल्दी दिखाओ। पहला आदेश, किसी भी हालत में समन को अपने मास्टर की रक्षा करनी होगी। दूसरा आदेश, समन को मास्टर की हर बात माननी होगी। तीसरा आदेश, अगर कभी पहले 2 आदेशों में से किसी एक को चुनना पड़े तो समन दूसरे आदेश को प्राथमिकता देगा। बॉन्ग अपने सामने खड़े समन को देखकर सोचता है, एब्सोल्यूट ओबीडियंस। लेकिन ये है कौन? तभी सिस्टम बताता है, ये समन क्रूएल गिल्ड का एक बेहद खतरनाक असैसिन है। नाम जॉन कॉसिक, ग्रेड सुपर रेयर, टाइप ह्यूमन असैसिन। इसका मैनिफेस्टेशन टाइम सिर्फ 6 घंटे है। 6 घंटे बाद ये समन अपने आप गायब हो जाएगा। अभी इसकी सेटिस्फैक्शन रेटिंग 0 और कूल डाउन 3 घंटे। सिस्टम आगे बताता है कि जॉन कॉसेक क्रूएल गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। वो पूरी तरह एक लुनाटिक था, लेकिन फिर भी उसका सक्सेस रेट 99% था। यहां तक कि उसने एक 5th सर्कल डार्क मेज तक को असैसिनेट कर रखा है। इतनी सारी जानकारी एक साथ देखने की वजह से बॉन्ग को अचानक तेज सिरदर्द होने लगता है। उस पर एक अजीब सा इंटेंस प्रेशर भी महसूस होता है। वो जैसे ही कौशिक के बारे में और जानने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक सीन बदल जाता है। वो देखता है कि एक इंसान पूरी स्पीड में उसी की तरफ दौड़ता आ रहा है। बॉन्ग घबरा जाता है, लेकिन वो इंसान बॉन्ग को नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि बॉन्ग अभी कौशिक की मेमोरीज के अंदर होता है। बॉन्ग पीछे देखता है। कौशिक अकेले ही 3 लोगों से लड़ने जा रहा होता है, और जाते ही वो सामने वाले का सिर्फ एक वार में सिर धड़ से अलग कर देता है। बाकी बचे 2 लोगों को भी वो आसानी से मार देता है। लेकिन कौशिक यही नहीं रुकता। वो उन तीनों के कटे हुए सिरों को गिफ्ट रैप कर देता है। ये देखकर बॉन्ग डर से कांपने लगता है। वो बुदबुदाता है, शायद इसीलिए सिस्टम ने इसे इंसेन कहा था। ये तो पूरा साइकोपैथ है। इसके बाद एक और सीन आता है। एक रात जहां एक सिंगल फेलियर की वजह से कौशिक मारा गया था। वो अपने मिशन पर गया होता है, किसी को असैसिनेट करने। जैसे ही वो सो रहे इंसान पर डैगर चलाने वाला होता है, उसे पीछे से कुछ महसूस होता है, और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस समय के एम्पायर का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर था। सीन वापस रियलिटी में लौट आता है। कौशिक अचानक बॉन्ग के पीछे आकर काफी कैजुअल आवाज में बोलता है, क्या हुआ मास्टर, आप क्या सोच रहे हो? बॉन्ग डर के मारे पीछे की तरफ गिर पड़ता है। कौशिक तुरंत बोलता है, सॉरी मास्टर, मैं तो बस पूछने आया था कि आपके पास मेरे लिए कोई ऑर्डर है या नहीं। बॉन्ग का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो खुद को समझाता है, डरना नहीं है, सिस्टम ने साफ लिखा है कि ये मेरे हर कमांड को मानेगा। इसलिए वो लगातार कमांड देना शुरू करता है। पहले रामेन पॉट साफ करो, फिर टेबल और बाकी बर्तन भी।
कौशिक बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ तुरंत पूरा कर देता है। ये देखकर बोंग सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और इसने एक बार भी शिकायत नहीं की। वो आगे सोचता है, क्या ये सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? बोंग पूछता है, क्या तुम मेरे सारे ऑर्डर्स मानोगे? कौशिक जवाब देता है, यस मास्टर, मैं समनर के सभी ऑर्डर्स अनकंडीशनली फॉलो करता हूं। तभी बोंग बोल देता है, अगर ऐसा है तो मेरे लिए डॉग की तरह भौंको। ये सुनते ही कौशिक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। माहौल अचानक बहुत टेंशन वाला हो जाता है। कौशिक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे अगले ही पल बोंग का सिर काट देगा। बोंग अंदर ही अंदर सोचता है, क्या मैंने लिमिट क्रॉस कर दी? अगर इसने मुझे मार दिया तो? लेकिन अगले ही पल कौशिक बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। वो डॉग की तरह इधर उधर घूमने भी लगता है। ये देखकर बोंग पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। वो सोचता है, हाँ, यही है एब्सोल्यूट ओबीडियंस। इससे पहले कि बोंग कुछ और बोल पाता, तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। बाहर से आवाज आती है, बोंग, जल्दी दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही बोंग घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है, शिट, आज तो मुझे इंटरेस्ट देना था, मैं तो भूल ही गया। वो जल्दी से कौशिक को अपने पास बुलाता है, फिर उसे पूरी बात बताता है। मैंने इन लोगों से 10 मिलियन वॉन उधार लिए थे, क्योंकि बैंक से कोई हेल्प नहीं मिली। मेरे पापा गिर गए थे, उनकी कमर फ्रैक्चर हो गई थी। सर्जरी के लिए इमरजेंसी पैसे चाहिए थे। साथ ही मेरे छोटे भाई की कॉलेज फीस भी भरनी थी। अब तक मैं 5 मिलियन वॉन दे चुका हूं, और वो भी सिर्फ इंटरेस्ट। अभी भी पूरा प्रिंसिपल बाकी है। इतना सुनते ही कौशिक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो शांत सा बोलता है, मास्टर, क्या मैं उन्हें मार दूं? बोंग तुरंत घबरा जाता है, नहीं, तुम सच में एक डिजास्टर हो। वो कौशिक को बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोलता है, अंदर जाकर छिप जाओ, बिल्कुल आवाज मत करना। कौशिक पूछता है, मास्टर, क्या मैं सांस ले सकता हूं या वो भी रोक दूं? बोंग झुंझुलाकर बोलता है, सांस ले लो, बस चुप रहो। इसके बाद बोंग दरवाजा खोलता है। लोन शार्क्स अंदर आते ही उसका गला पकड़ लेते हैं। उनमें से एक बोलता है, तुम तो बड़े हेल्दी लग रहे हो, आज पैसे नहीं आए तो लगा बीमार पड़ गए हो। बोंग माफी मांगते हुए कहता है कि उसने पैसे भेज दिए हैं। तभी उनका बॉस हंसते हुए बोलता है, अगर इतना टफ लग रहा है तो खुद को फोर्स मत करो। ऑर्गन्स बेचकर भी पैसे वापस किए जा सकते हैं। एक किडनी से जिंदगी और आसान हो जाएगी। पीछे से एक आदमी बोलता है, बॉस, इसका छोटा भाई भी तो है। बॉस मुस्कुराकर कहता है, हाँ, यंग लोगों के ऑर्गन्स ज्यादा महंगे बिकते हैं। बोंग चुपचाप सब सुनता रहता है। बॉस उसे घूरते हुए बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे मारने का सोच रहे हो क्या? बोंग नकली हंसी हंसकर बोलता है, नहीं बॉस, ऐसा कैसे सोच सकता हूं। धमकी देकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जाते जाते कहते हैं, अगर जिंदा रहना है तो टाइम पर इंटरेस्ट देते रहना। उनके जाते ही कौशिक बाथरूम से बाहर आता है। बोंग राहत की सांस लेकर बोलता है, अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं किया। कौशिक शांति से जवाब देता है, यस मास्टर, यह आपका ही ऑर्डर था। जिसके बाद बोंग सोचता है, मैं तो इन सबसे पूरी तरह थक चुका हूं। पहले डबल शिफ्ट की, फिर अवेकनिंग हुई, फिर एक ह्यूमन समन सामने आ गया, और अब लोन शार्क्स की पीछे पड़ गए हैं। मेरे ऊपर उधार बस बढ़ता ही जाएगा। वो खुद से सवाल करता है, क्या मुझे इसके लिए टावर क्लाइंबिंग करनी चाहिए? पैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन वहां बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। मान लिया कि टावर चढ़ने से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे डरपोक इंसान के लिए वहां जिंदा रह पाना नामुमकिन है। तभी कौशिक पास आकर पूछता है, मास्टर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और कमांड है? बोंग जवाब देता है, नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर वापस जाना हो तो वो भी बता देना। ये सुनते ही कौशिक एक्साइट होकर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे अभी वापस नहीं जाना है। अगर आपके कोई कमांड नहीं है तो क्या तब तक मैं टीवी देख सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सालों से टीवी नहीं देखा है। बोंग उसे परमिशन दे देता है और मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि इसे टीवी और रामेन के बारे में कुछ पता नहीं होगा। खैर छोड़ो। इसके बाद कौशिक पूरी तन्मयता से टीवी देखने लगता है और बोंग सोने की कोशिश करता है। कौशिक को देखते हुए बोंग सोचता है, हालांकि ये एक समन है, लेकिन इसका पास होना इतना भी बुरा नहीं है। सच कहूं तो इसके पास होने से कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल महसूस होता है। इसके आने से पहले मैं पूरा दिन अकेले काम करता था और मुझे लगा था मैं ऐसे ही काम करते करते मर जाऊंगा। लेकिन अब इसके पास होने से मेरे काम में थोड़ी मदद हो जाती है, और हो सकता है ये आगे भी मेरे किसी काम आ जाए। इन सोचों के साथ बोंग सो जाता है। कई घंटे बाद सुबह ठीक 8 बजे अलार्म बजता है। बोंग उठते ही अपने आसपास देखता है और कौशिक को बुलाकर बोलता है, क्या वो रिलीज हो गया? वैसे भी 6 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो शायद वो चला गया होगा।
उसे याद आता है कि उसने सपने में सिस्टम विंडो में देखा था जब कॉसेक रिलीज हुआ था। फिर बॉन्ग उठते हुए बोलता है, खैर छोड़ो, अब मुझे फिर से काम पर जाने के लिए रेडी होना होगा। उसी वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जाता है, आज सुबह ही स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट सियोल में, जहां लोन शार्क्स स्माइल कैश का इल्लीगल ऑफिस था, वहां एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। ये सुनते ही बॉन्ग सोचता है, स्माइल कैश? ये तो वही लोग हैं जो कल मेरे घर इंटरेस्ट मांगने आए थे। न्यूज आगे बताती है, वहां से 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, वो भी बिना सिर के। ये सुनते ही बॉन्ग के हाथ से ब्रश नीचे गिर जाता है। एंकर आगे बोलता है, और यहां शॉकिंग बात यह है कि उन तीनों के सिर कुछ दूरी पर मिले हैं और क्रिमिनल ने उनके सिर लाल रिबन से गिफ्ट रैप कर दिए थे। इतना सुनते ही बॉन्ग को वही सीन याद आ जाता है जब वो कॉसेक की मेमोरीज में गया था, क्योंकि कॉसेक ही अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके सिर गिफ्ट रैप करता है। अब बॉन्ग पूरी तरह समझ चुका था, इन मर्डर्स के पीछे पक्का कॉसेक का ही हाथ है। इसके बाद बॉन्ग पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। वो घबराकर खुद से बोलता है, किस बात का कंफर्ट? मैंने तो एक पूरा साइकोपैथ किलर समन कर लिया है। अब मेरा क्या होगा? टीवी न्यूज में 14 फरवरी की खबर चल रही होती है। स्माइल कैश के ऑफिस में हुए 3 बेरहम मर्डर्स की डिटेल दिखाई जा रही होती है। न्यूज में बताया जाता है कि कौशिक ने उस बॉस की उंगलियां तोड़ दी थीं, क्योंकि उसी हाथ से उसने बॉन्ग का गला पकड़ा था। फिर स्क्रीन पर बॉस और उसके आदमियों के कटे हुए सिर दिखाए जाते हैं। ये सब देखकर बॉन्ग परेशान होकर बोलता है, मैं तो पूरी तरह फंस गया। कौशिक ने मेरी जिंदगी ही उलट दी। कुछ देर बाद बॉन्ग अपने पार्ट टाइम जॉब पर होता है। एक कस्टमर उसके सामने गिफ्ट रैप किया हुआ प्रोडक्ट रखता है। बॉन्ग को ऐसा दिखता है जैसे वो इंसान बिना सिर के खड़ा है। वो बोलता है, क्या आप इसका बिल बना देंगे? बॉन्ग डर के मारे कांपने लगता है। उसे दिखाई देता है कि काउंटर पर और भी कई कटे हुए सिर रखे हैं। वो इंसान फिर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या जल्दी कर सकते हो? बॉन्ग बुरी तरह घबरा जाता है और पीछे रखे सामान से टकरा जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में सामने एक नॉर्मल लड़की खड़ी होती है। वो पूछती है, तुम ठीक हो? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? बॉन्ग माफी मांगता है और जल्दी से पेमेंट पूरा करता है। कुछ देर बाद का सीन आता है। बॉन्ग चलते हुए सोचता है, आज मुझसे काम नहीं होगा, बेहतर है 1-2 दिन का ब्रेक ले लूं। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन 3 लोगों की मौत कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुई है। रात का सीन दिखता है। बॉन्ग अपने कमरे में बैठा कौशिक की स्टेटस विंडो देख रहा होता है। वो बुदबुदाता है, ये बंदा सच में एक साइकोपैथ असैसिन है। माना कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मैं इसका समनर हूं, लेकिन फिर भी ये डरावना है। वो हाथ आगे बढ़ाकर कौशिक को दोबारा समन करने की कोशिश करता है। तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है। उसमें लिखा होता है, डेजिग्नेटेड समन से पहले जॉन कौशिक की सैटिस्फैक्शन रेटिंग दीजिए। नीचे स्टार्स दिखाई देते हैं। बॉन्ग को याद आता है, अच्छा, इसलिए कैटलॉग में रेटिंग का ऑप्शन था। वो गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, मैंने इसे सिर्फ टीवी देखने को कहा था और इसने 3 लोगों को मार डाला। 1 स्टार भी ज्यादा है। लेकिन आखिरी पल में वो रुक जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो 1 स्टार नहीं बल्कि 3 स्टार देता है। सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है कि कौशिक को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। बॉन्ग खुद से कहता है, जब मेरी माँ वाटर प्यूरिफायर कोऑर्डिनेटर थी तो कम रेटिंग मिलने पर उन्हें भी बुरा लगता था। मैं कौशिक से नाराज हूं, लेकिन 1 स्टार देना बहुत क्रूर होगा। तभी सिस्टम बताता है, जॉन कौशिक समन किया जा चुका है। कौशिक सामने आते ही सैल्यूट करता है। मास्टर, आपको फिर से देखकर खुशी हुई। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, 3 स्टार देने के लिए धन्यवाद। मैं आगे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बॉन्ग अंदर ही अंदर सोचता है, ये इतना इनोसेंट कैसे लग सकता है? इससे तो लगता ही नहीं कि इसने 3 मर्डर किए हैं। हिचकिचाते हुए बॉन्ग पूछता है, कल जो लोग मेरे घर आए थे, क्या तुमने उन्हें मारा? कौशिक शांति से जवाब देता है, हाँ मास्टर, अनसमन होने से ठीक पहले मैंने ही उन्हें खत्म किया था। ये सुनकर बॉन्ग और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है, मतलब अभी मैं सीधे एक मर्डरर के सामने खड़ा हूं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन वो खुद को संभालता है, शांत रहो,
ये मुझे नुकसान नहीं करेगा। बॉन्ग पूछता है, तुम्हें उनको ऑफिस कैसे पता चला? कौशिक बताता है, मैंने उन पर मार्क ऑफ परस्यूट लगाया था। बॉन्ग हैरान होता है, मार्क ऑफ परस्यूट? ये कोई स्किल है? फिर वो पूछता है, लेकिन तुमने उन्हें मारा क्यों? कौशिक बोलता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए खतरा बन सकते थे। कुछ होने से पहले उन्हें खत्म करना ज्यादा सुरक्षित था। बॉन्ग गुस्से में बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। कौशिक शांत होकर याद दिलाता है, समन लॉ, आर्टिकल 3, समनर की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। बॉन्ग शॉक्ड रह जाता है। वो पूछता है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे ही मार दो तो क्या करोगे? कौशिक चुप रहता है। बॉन्ग कड़वाहट से बोलता है, मतलब मेरा सिर भी गिफ्ट रैप हो सकता है। कौशिक सहमति में सिर हिलाता है। बॉन्ग गुस्से में बोल देता है, तुम एक पागल साइको हो। फिर उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा बोल गया। वो माफी मांगता है। कौशिक शांति से कहता है, मुझे आदत है मास्टर। भूंग डरते हुए सोचता है, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर मैं इसके साथ किसी भीड़ में चला गया और कोई मुझे धमका दे तो ये उसे भी मार देगा। वो पैनिक में बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं बाहर जाना भी छोड़ दूंगा। कौशिक घुटनों पर आकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं गलत था। बोंग समझाता है, मेरे लिए किसी को मत मारना, मैं फंस जाऊंगा। आखिरकार कौशिक वादा करता है कि बिना डायरेक्ट थ्रेट वो कुछ नहीं करेगा। इसके बाद कौशिक पूछता है, मास्टर, क्या आप टावर क्लाइंब नहीं करेंगे? बोंग अंदर ही अंदर सोचता है, ये एक वंस इन अ लाइफ मौका है, लेकिन मैं डरपोक हूं, मैं मर भी सकता हूं। कौशिक बताता है कि उसका पुराना समनर बहुत बहादुर था। बोंग निराश होकर कहता है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन कौशिक अचानक बोलता है, नहीं मास्टर, आप बेस्ट समनर हैं। वो समझाता है कि समनर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेफ्टी होती है। सुबह उठते हुए बॉन्ग बताता है कि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसे टावर क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं? फिर वो खुद से कहता है, वैसे भी अब टावर क्लाइंबिंग की जरूरत ही क्या है? लोन के साथ साथ लोन शार्क्स भी खत्म हो चुके हैं। अब मेरे ऊपर कोई उधार नहीं बचा है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं सेफ रहूंगा और एक नॉर्मल काम करते हुए शांत जिंदगी जीऊंगा। इतना सोचकर वो एक्सरसाइज शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बजता है। ये कॉल उसके पापा का होता है। पापा उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल वाले उन्हें एक और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। साथ ही उसकी मां को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। ये सब सुनते ही बॉन्ग पूरी तरह चौंक जाता है। उसके पापा उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं, क्योंकि बॉन्ग काफी समय से अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया था। वो हर दिन 3 पार्ट टाइम जॉब्स करता था। इसी वजह से बॉन्ग उनसे जल्द मिलने का वादा करता है और कॉल कट कर देता है। अगले सीन में बॉन्ग सारे सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर टावर क्लाइंबिंग के लिए तैयार खड़ा होता है। लेकिन उसके अंदर का डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था। वो खुद से कहता है, मैं पहले सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जाऊंगा, वहां जाकर सिचुएशन चेक करूंगा। अगर जरा भी डेंजरस लगा तो तुरंत वापस आ जाऊंगा। फिर वो सोचता है, अंदर जाने से पहले मुझे अपना समन बुलाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो हिचक जाता है। मुझे नहीं लगता कि उस पागल कौशिक को बुलाना सही होगा। शायद किसी और समन को ट्राई करना चाहिए। हो सकता है नया समन एलएसएसआर ग्रेड का हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं आसानी से फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लूंगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है कि रैंडम समन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस पर 28 दिन और 11 घंटे का कूलडाउन लगा है। ये देखकर बॉन्ग हैरान हो जाता है। वो सोचता है, ये क्या मजाक है? मुझे नहीं पता था कि रैंडम समन पर भी इतना लंबा कूलडाउन होता है। अब बॉन्ग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो कौशिक को ही दोबारा समन करता है। कौशिक सामने आते ही खुशी खुशी बोलता है, मास्टर, 5 स्टार देने के लिए धन्यवाद। बॉन्ग भी उसे वेलकम करता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ इसे पता नहीं चला कि मैंने किसी और समन को ट्राई किया था, वरना पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचता। फिर बॉन्ग उसे बताता है, मैंने टावर में जाने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही कौशिक एक्साइट होकर बोलता है, मास्टर, आप तो बहुत ब्रेव हैं। फिर तुरंत खुद को करेक्ट करता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिए, आप ब्रेव नहीं हैं और आपको ब्रेव बनने की जरूरत भी नहीं है। बॉन्ग उसे अपना प्लान समझाता है, हम किसी मिशन पर नहीं जा रहे, हम बस देखने जाएंगे और उसके बाद सीधे वापस आ जाएंगे। कौशिक अचानक बॉन्ग के सेफ्टी इक्विपमेंट फेंक देता है। वो बोलता है, मास्टर, इस कचरे की जरूरत नहीं है, मैं ही आपका हथियार बनूंगा और जरूरत पड़ी तो आपका पालतू कुत्ता भी।
मेरे रहते आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको उंगली उठाने तक का कष्ट नहीं दूंगा। तभी सिस्टम पूछता है, क्या आप ब्लैक कोरियन टावर में जाना चाहते हैं? फिलहाल सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही एक्सेस किया जा सकता है। बॉन्ग ज्यादा सोचे बिना इसे कंफर्म कर देता है। कॉन्सेक्ट तो एक्साइटमेंट में डांस करने लगता है। सिस्टम तुरंत दोनों को कोरियन टावर में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। टेलीपोर्टेशन के दौरान बॉन्ग अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन कॉन्सेक्ट पीछे से उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उसे घबराने से मना करता है। वे लोग फुल स्पीड में कोरियन टावर की तरफ टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से बॉन्ग बेहोश हो जाता है, लेकिन कॉन्सेक्ट पूरे समय उसे थामे रहता है ताकि वो पीछे न रह जाए। कुछ देर बाद कसीन दिखता है। दोनों लोग सफलतापूर्वक कोरियन टावर के अंदर पहुंच चुके होते हैं। बॉन्ग सामने देखते हुए बोलता है, तो क्या यही है ब्लैक टावर? लेकिन ये तो एक बंजर जमीन लग रही है। तभी अचानक बॉन्ग की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे मोशन सिकनेस हो जाती है। अगले ही पल वो उल्टी कर देता है। कॉन्सेक शांति से पूछता है, क्या आप ठीक है मास्टर? कोई बात नहीं, अगली बार आपको इसकी आदत हो जाएगी। दोनों लोग टावर के बैरियर से बाहर निकलते हैं। कॉन्सेक आगे बढ़ते हुए बोलता है, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। बॉन्ग बहुत सावधानी से उसके पीछे पीछे चलता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है कि लेवल के अनुसार बॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज अब इंप्रूव हो चुकी हैं। साथ ही अब कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बैट स्किल्स यूज की जा सकती हैं। हालांकि बॉन्ग अभी सिर्फ लेवल 1 पर था, फिर भी उसे अपने शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। तभी सिस्टम उसके सामने मिशन की जानकारी दिखाता है। मिशन था 5 टफ स्किन फैटी ग्रब्स को डिफीट करना, और वो भी 2 घंटे की टाइम लिमिट में। अगर मिशन फेल हुआ तो प्लेयर को सीधे मार दिया जाएगा। जब बॉन्ग अपने सामने देखता है तो उसे जमीन पर कई फैटी ग्रब्स दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल घोंघो जैसे लग रहे थे और बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे थे। बॉन्ग को याद आता है कि टावर में आने से पहले उसने इनके बारे में सर्च किया था। हालांकि टावर के अंदर गूगल काम नहीं करता, लेकिन जो जानकारी उसने पहले देखी थी उसके मुताबिक इन फैटी ग्रब्स का अटैक पावर बिल्कुल 0 होता है। लेकिन इनकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इन्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बॉन्ग समझ जाता है कि फर्स्ट फ्लोर को खास तौर पर प्लेयर्स की स्किल्स टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। वो मन ही मन सोचता है, बाकी प्लेयर्स को एक फैटी ग्रब मारने में करीब 30 मिनट लग जाते हैं, तो क्या मैं 2 घंटे में 5 ग्रब्स को हरा पाऊंगा? थोड़ा हिचकिचाने के बाद बॉन्ग खुद को संभालता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है, ठीक है, मैं एक फैटी ग्रब को पकड़ने जा रहा हूं। पीछे से कौशिक तुरंत बोलता है, मास्टर, आप खुद क्यों जा रहे हो? बिना वजह इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बॉन्ग उसकी बात नहीं सुनता और सीधे जाकर एक फैटी ग्रब के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उसे अचानक एहसास होता है उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। वो पीछे मुड़कर कौशिक से वेपन मांगने ही वाला होता है। जैसे ही बॉन्ग कौशिक से हथियार मांगने के लिए पीछे मुड़ता है, उसी वक्त उसके पास खड़ा फैटी ग्रब अचानक मूव करने लगता है। देखते ही देखते उस ग्रब का शरीर तेजी से फैलने लगता है और उसका साइज पहले से कई गुना बड़ा हो जाता है। बॉन्ग को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पूरे शरीर पर जोरदार दबाव पड़ रहा हो। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो लगभग बेहोश होने ही वाला होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। आखिरी ताकत जुटाकर बॉन्ग जोर से चिल्लाता है, कौशिक, मदद करो। बॉन्ग की आवाज सुनते ही कौशिक बिना एक पल गवाए तुरंत एग्री करता है। वो शांति से बोलता है, जी मास्टर, आपने सही फैसला लिया है। अगले ही पल कौशिक फुल स्पीड में उस फैटी ग्रब की तरफ दौड़ता है। वो बिना किसी खास मूव के सिर्फ एक नॉर्मल पंच मारता है, लेकिन उस पंच के प्रेशर से ग्रब का सिर सीधे ब्लास्ट हो जाता है। कौशिक यही नहीं रुकता, वो बॉन्ग को वहीं रुकने का इशारा करता है और बाकी बचे सभी फैटी ग्रब्स को खत्म करने चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो अपने हाथ में कई हथियार समन करता है। ये हथियार नारुतो की कुनाई जैसे दिखते हैं। कौशिक एक एक करके सारी कुनाई ग्रब्स की तरफ थ्रो कर देता है। एक भी निशाना मिस नहीं होता। फिर वो पूरे स्टाइल में पीछे मुड़ते हुए बोलता है, ब्लेड एक्सप्लोजन। अगले ही पल सारी कुनाई एक एक करके ब्लास्ट हो जाती हैं। कौशिक पूरे स्वैग के साथ चलता हुआ वापस आता है। बॉन्ग उसकी स्पीड और लड़ने के तरीके को देखकर पूरी तरह इंप्रेस हो चुका होता है। तभी लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर मिशन सक्सेसफुली क्लियर। बॉन्ग का लेवल अप हो चुका है। 100 ग्राम मैजिक स्टोन मिले हैं और S++ रैंक के साथ एक प्लैटिनम बैज। इतने सारे नोटिफिकेशन देखने के बाद बॉन्ग खुशी से बोल उठता है, अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था। कौशिक ने तो कुछ ही सेकंड्स में पूरा फ्लोर क्लियर कर दिया। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा।
लेकिन तभी नैरेटर बताता है बॉन्ग को अभी ये पता नहीं था कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ उसे ही नहीं मिला है, बल्कि उसी समय पूरे कोरिया के सभी अवेकनर्स को ये अपडेट मिला था। इन लोगों के बारे में आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि ये कोरिया के काफी स्ट्रांग और फेमस लोग हैं। सिस्टम आगे दिखाता है कि अब सेकंड फ्लोर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बॉन्ग को टावर से बाहर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। टेलीपोर्ट होने के बाद बॉन्ग सोचता है तो फ्लोर क्लियर करते ही सीधे बाहर भेज दिया जाता है। वो अपना फोन निकाल कर देखता है और हैरानी से बोलता है, क्या अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, हमने तो बहुत जल्दी फ्लोर क्लियर कर दिया। कौशिक पीछे से उसकी तारीफ करता है, समनर बॉन्ग, फर्स्ट टाइम होते हुए भी आपने बहुत अच्छा किया। बॉन्ग जवाब देता है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस खड़ा था। कौशिक शांति से बोलता है, हाँ, आपको बस खड़े रहना था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बॉन्ग आगे सोचता है, ये पहली बार है जब मैंने मैजिक स्टोन को खुद देखा है। नैरेटर बताता है कि आज के इंडस्ट्री में मैजिक स्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। भले ही उसका प्राइस गिर चुका हो, फिर भी 100 ग्राम मैजिक स्टोन लगभग 500 वॉन में बिक सकता है। पहला टावर करीब 20 साल पहले दुनिया में अपीयर हुआ था। हालांकि ऑर्डिनरी लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। बॉन्ग सोचता है, लेकिन ये प्लैटिनम बैज क्या है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। फिर खुद को समझाता है, खैर छोड़ो, 500 वॉन तो मिल ही गए, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। कौशिक पीछे से बोलता है, मास्टर, तब तक मैं टीवी देखने जा रहा हूं। घर पहुंचकर बॉन्ग खाना रेडी करता है और कौशिक को बुलाने ही वाला होता है कि उससे पहले ही कौशिक खाने की स्मेल पकड़ लेता है। वो पास आकर पूछता है, क्या ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है? मुझे कुछ तेज महक आ रही है। बॉन्ग उसे समझाता है, नहीं, मैंने नॉर्मल खाना ही मंगाया है। मुझे पता है कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं। कौशिक शुक्रिया कहता है और खाना शुरू करता है। बॉन्ग उसे खाते हुए देखकर सोचता है, ये तो मसाले बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता। बॉन्ग कौशिक से पूछता है, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो क्या? कौशिक जवाब देता है, हाँ मास्टर, मैंने ये अपने पिछले समनर से सीखा है। बॉन्ग मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल एक्स बॉयफ्रेंड इन्फ्लुएंस जैसा है। शायद कौशिक अपने पुराने समनर के काफी क्लोज रहा होगा। दोनों खाना खाते हुए थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। बॉन्ग सोचता है, ये उतना डेंजरस नहीं लगता जितना मैंने सोचा था, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है और आगे के फ्लोर्स में मेरे काम आ सकता है। अगली सुबह का सीन आता है। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज गूंज रही होती है। बॉन्ग अपनी दीवार पर अल्फा मेल डेली रूटीन चिपकाता है। वो बताता है, दिन में कन्वीनियंस स्टोर की जॉब, रात में चारकोल ग्रिल रेस्टोरेंट। लेकिन अब से लेबर वाला काम नहीं करूंगा। उसकी जगह मैं घर आकर कौशिक के साथ टावर क्लियर करूंगा। बॉन्ग कौशिक को समन करता है। कौशिक आते ही पूछता है, मास्टर, आपने फिर से 5 स्टार दिए। मुझे खुशी है कि आप संतुष्ट हैं। बॉन्ग हंसते हुए बोलता है, भाई, अगर ऑप्शन होता तो 10 स्टार भी दे देता। फिर वो पूछता है, वैसे ये सेटिस्फैक्शन रेटिंग इतनी जरूरी क्यों है? कौशिक समझाता है, जितनी अच्छी रेटिंग उतने ज्यादा अपग्रेड के चांस, मैनिफेस्टेशन टाइम, रैंक, सब इसी से बढ़ता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ब्लैक टावर के सेकंड फ्लोर में एंट्री। कुछ ही पलों में बॉन्ग और कौशिक सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। मिशन था 10 फैटी ग्रब्स को हराना, लेकिन इस बार ये स्लो नहीं, बल्कि बहुत फास्ट थे। टाइम लिमिट फिर से 2 घंटे। बॉन्ग सामने देखते हुए बोलता है, ये तो बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी खत्म कर पाएंगे। वो कौशिक से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? कौशिक शांति से बोलता है, कुछ नहीं मास्टर, बस मुझे 3 मिनट दीजिए। कौशिक आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, आप यहीं रुको, मैं इन्हें खत्म करके आता हूं। बॉन्ग मजाक में बोलता है, अगर जल्दी आ गए तो आज खाने में चिकन बनेगा। चिकन का नाम सुनते ही कौशिक एक्साइट हो जाता है। वो अपने ब्लेड्स चारों तरफ फेंक देता है। एक एक करके सभी ग्रब्स ब्लास्ट हो जाते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सेकंड फ्लोर क्लियर, 200 ग्राम मैजिक स्टोन, फिर से S++ रैंक, एक और प्लैटिनम बैज। बॉन्ग सोचता है, इतनी जल्दी S++ मिलना क्या नॉर्मल है? मैं तो पार्ट टाइम जॉब पर जाने से पहले वापस भी आ सकता हूं। इसके बाद थर्ड फ्लोर का मिशन शुरू होता है। इस बार आइस कोल्ड फैटी ग्रब्स। बॉन्ग पूरे स्टाइल में टेलीपोर्ट होता है। कौशिक उसकी तारीफ करता है, मास्टर, आपकी लैंडिंग अब बेहतर हो गई है। कुछ ही पलों में थर्ड फ्लोर भी क्लियर हो जाता है। 300 ग्राम मैजिक स्टोन, फिर से S++ रैंक और वही प्लैटिनम बैज। इसके बाद फोर्थ फ्लोर और फिर फिफ्थ फ्लोर भी लगातार क्लियर हो जाते हैं।
कुछ ही मिनट्स में पांचों फ्लोर क्लियर हो चुके थे। अब बॉन्ग के पास कुल 5 S++ प्लैटिनम बैज होते हैं। इनके बदले उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड था अवेकनिंग ट्रेड एनहांसमेंट। अब बॉन्ग एक साथ 2 समन्स रख सकता था। वो अपना स्टेटस चेक करता है। लेवल अप 6, समन स्लॉट्स 2। बॉन्ग सोचता है, अब टावर में मैं 2 समन्स ला सकता हूं। अगर कॉसेक अकेले 3 मिनट में फ्लोर क्लियर करता है तो 2 समन्स के साथ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो खुश होकर सोचता है, आखिरकार ये प्लैटिनम बैज काम तो आए। अब मैं पहले से भी ज्यादा सेफ हूं। लेकिन तभी उसे याद आता है, रैंडम समन का कूलडाउन अभी भी 20 दिन बाकी है। मतलब अभी इंतजार करना पड़ेगा। बॉन्ग सोचता है कि 20 दिन पूरे होते ही उसके दोनों समन आसानी से बैटल करके S++ रैंक ले लेंगे। फिर वो खुद से बोलता है, वैसे कल मुझे 6th फ्लोर क्लियर करने भी जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोरिया के अवेकनर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां कुछ लोग बहुत गंभीर चर्चा में लगे होते हैं। उनमें से एक आदमी मन ही मन सोचता है, आखिर आज ये अनाउंसमेंट कब आएगा? सुबह, शाम या फिर देर रात? तभी एक लड़की उसके बहुत पास आकर बोलती है, सर, क्या आप उसी अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हैं? ये सुनते ही वो बॉस चौंक जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि लोगों के इतना पास जाकर उन्हें पढ़ने की कोशिश मत किया करो। लड़की शांति से जवाब देती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब मुझे जिज्ञासा होती है तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। फिर वो बोलती है, वैसे मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये है अवेकनर्स मैनेजमेंट की टीम लीडर जॉन ग्वांग और मैं हूँ डेप्यूटी डायरेक्टर ली मिन। जॉन ग्वांग उससे पूछता है, तो क्या फिर से नया सिस्टम अनाउंसमेंट आया है? ली मिन जवाब देती है, हाँ, इस बार कोरियन टावर का 6th फ्लोर भी क्लियर हो चुका है और फिर से उसका रैंक S++ है। वो आगे बताती है, हाल ही में ब्लैक टावर के अनाउंसमेंट लगभग पूरी दुनिया में आ रहे हैं और सब में एक चीज कॉमन है, हर जगह S+ या उससे ऊपर का रैंक। जॉन ग्वांग सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे एक ही इंसान है जिसने एक ही दिन में लगातार 5 फ्लोर क्लियर कर दिए। चाहे वो कोई भी हो, उसके पास ओवरवेलमिंग टैलेंट है। मुझे लगता है वो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें फ्लोर भी S++ रैंक से क्लियर करेगा। तभी एक गंजा आदमी बीच में बोलता है, तुम दोनों ये बात पहले से जानते हो। अब तक कोरिया का हाईएस्ट रैंक सिर्फ ए था। हमें किसी हायर रैंक प्लेयर के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन ये S++ अनाउंसमेंट पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। इस आदमी का नाम था पार्क जिन। वो अवेकनर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर था। पार्क जिन आगे बोलता है, आज के टाइम में प्लेयर्स को लालच देकर खरीदना बहुत कॉमन हो चुका है। कुछ देश सीक्रेट ऑपरेशंस तक करते हैं ताकि दूसरे देशों के प्लेयर्स को अपने यहां ला सके। इससे पहले कि कोई और देश उस S++ प्लेयर को छीन ले, हमें जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाना होगा। इसलिए सभी नए रजिस्टर्ड प्लेयर्स पर नजर रखो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का। कौशिक बर्तन साफ कर रहा होता है और बॉन्ग उससे पूछता है, तो क्या आज 8वां फ्लोर क्लियर कर दें? कौशिक एक्साइट होकर तुरंत हाँ कर देता है। बॉन्ग सोचता है, अब हम बिना किसी परेशानी रोज सिर्फ 1 फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। वैसे भी 10 फ्लोर तक बिगनर जोन ही माना जाता है। अब सीन 8वें फ्लोर पर शिफ्ट होता है। बॉन्ग और कौशिक बहुत संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम मिशन बताता है 10 लाल सींग वाले फ्रॉग वॉरियर्स को डिफीट करना। अचानक बहुत सारे फ्रॉग्स एक साथ मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। अब उनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। एक फ्रॉग अपनी लंबी जीभ से पहला अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कौशिक अपने डैगर समन करता है। सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में वो सभी फ्रॉग्स को बीच से काट देता है। इसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार रिवॉर्ड में 800 ग्राम मैजिक स्टोन, 5 टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशंस, फिर से वही S++ रैंक और वही प्लैटिनम बैच। मिशन पूरा होते ही दोनों को रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। कौशिक बॉन्ग की तारीफ करता है, मास्टर, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। बॉन्ग झुंझलाकर बोलता है, अरे मैं तो रोज बस वहां खड़ा ही रहता हूं। कौशिक मुस्कुराकर कहता है, मास्टर, यही तो टावर का सबसे मुश्किल काम है और इसमें आप एक्सपर्ट हैं। बॉन्ग उसे थैंक्स करता है और सोचता है कि कौशिक की वजह से टावर क्लाइंबिंग कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन कौशिक चेतावनी देता है, मास्टर, 10वें फ्लोर के बाद ये सब इतना आसान नहीं रहेगा। बॉन्ग सोचता है, कौशिक ने अब तक 8 फ्लोर सिर्फ 2-3 मिनट में क्लियर कर दिए हैं, तो क्या मुझे इसे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए? वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकालता है और बोलता है, तुम्हारे जाने में अभी थोड़ा टाइम है, ये ले लो, मौज करो। लेकिन कौशिक मना कर देता है, मास्टर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
मैं घर पर रहकर टीवी देख लूंगा। बॉन्ग हंसते हुए पूछता है, तो आज चिकन खाओगे? कौशिक चिकन आउटफिट पहनकर खुशी से बोलता है, यस मास्टर। वो खुद ही मीठा चिकन ऑर्डर करता है क्योंकि उसे स्पाइसी पसंद नहीं। बॉन्ग अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है और सोचता है, मेरे पास तो अब 3 किलो से भी ज्यादा मैजिक स्टोन हो चुके हैं। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो लगभग 1.8 मिलियन वॉन मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है। अब क्लाइंबिंग का डे 10 था। आज उन्हें 10वां फ्लोर क्लियर करने जाना था। बॉन्ग बोलता है, सबसे पहले मैं टावर क्लाइंबिंग पर जाऊंगा क्योंकि मैं अपना अल्फा मेल रूटीन छोड़ नहीं सकता। 9th फ्लोर क्लियर करने के बाद बॉन्ग सोचने लगता है कि अब उसे पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है। लेकिन सच कहें तो अब उसका मन जॉब छोड़ने का करने लगा था। कल ही उन्होंने 9वीं मंजिल पर 10 मैन ईटिंग फ्लावर्स को खत्म किया था। मिशन बेहद आसान निकला और हमेशा की तरह इस बार भी बॉन्ग को मिला S++ रैंक और एक और प्लैटिनम बैच। खुश होकर बॉन्ग कौशिक से कहता है, कौशिक, तू सच में कमाल है। हालांकि कुछ चैप्टर पहले यही बॉन्ग उसी कौशिक को 3 लोगों के मर्डर के लिए गालियां दे रहा था। इसके बाद वो फिर से कौशिक को समन करता है और समन करने से पहले उसे दोबारा 5 स्टार रेटिंग देता है। लगातार टॉप रेटिंग मिलने की वजह से कौशिक का मैनिफेस्टेशन टाइम 1 घंटा और बढ़ जाता है। ये देखकर बॉन्ग एक्साइटेड हो जाता है। यस, हर बार 5 स्टार देने का कुछ तो फायदा हुआ। कौशिक खुशी से बताता है, मास्टर, अब मैं आपके साथ 1 घंटा और रह सकता हूं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कोरियन ब्लैक टावर 10th फ्लोर एंटरिंग। फिजिकल एबिलिटीज एनहांस हो जाती हैं, कॉम्बैट स्किल्स भी अनलॉक हो जाती हैं। जैसे ही दोनों बैरियर से बाहर निकलते हैं, बॉन्ग अपने शरीर में अजीब ताकत महसूस करता है। उसे लगता है जैसे पेट के अंदर कोई रहस्यमयी एनर्जी घूम रही हो। वो मजाक में बोलता है, अब मैं ऐसा घोड़ा बन चुका हूं जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। और सच में उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगता है। बॉन्ग बोलता है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। लेकिन कौशिक तुरंत मना कर देता है, मास्टर, अगर आपको छोटा सा स्क्रैच भी लग गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप बस खड़े रहिए। लेकिन बॉन्ग जिद करता है, मैं वाइल्ड हॉर्स हूं, इस बार मैं भी फाइट करूंगा। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। पीछे मुड़कर देखने पर बॉन्ग को एक विशाल आंख दिखाई देती है। अगले ही पल सामने आता है एक जाइगेंटिक मैंटिस मॉन्स्टर, इतना बड़ा कि बॉन्ग और कौशिक उसके सामने चींटी जैसे लगते हैं। डरते हुए बॉन्ग बोलता है, कोई अकेला प्लेयर इस 10वें फ्लोर के मॉन्स्टर को कैसे मार पाएगा? ये तो नामुमकिन है। फिर वो कौशिक से कहता है, भैया तुम अकेले ही लड़ लो। एक कीड़े के सामने 2 इंसानों का फाइट करना मेरी ह्यूमन प्राइड को चोट पहुंचा देगा। कौशिक पूछता है, क्या आप श्योर है मास्टर? बॉन्ग जवाब देता है, हाँ, मैं छोटे कीड़े से लड़कर अपना अल्फा प्राइड खराब नहीं करूंगा। लगता है मैटिस को उसकी बातें समझ आ जाती हैं। अपनी बेइज्जती सुनकर वो गुस्से में हमला कर देता है। लेकिन कौशिक बिल्कुल शांत रहता है। आखिरी पल में साइड होकर अटैक डॉज करता है और सीधा मॉन्स्टर पर चार्ज करता है। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट दिख रही थी। अगले ही सेकंड कौशिक उस विशाल मैटिस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन क्लियर्ड, लेवल अप, 1 kg मैजिक स्टोन्स, SSS रैंक और वहीं एक और प्लैटिनम बैज। कौशिक स्टाइल में अपने डैगर्स घुमाकर बोलता है, मास्टर, मिशन कंप्लीट। इसके साथ ही 11th फ्लोर का रास्ता खुल जाता है और दोनों को टावर से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। बॉन्ग अपने मैजिक स्टोन्स देखते हुए कहता है, अब तक मेरे पास पूरे 5.5 किलो मैजिक स्टोन्स हो चुके हैं। और तभी सिस्टम बताता है, 10 प्लैटिनम बैज पूरे होते ही बॉन्ग खुशी से बोल पड़ता है, जल्दी बताओ मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। सिस्टम तुरंत जवाब देता है, कॉपी स्किल अनलॉक्ड। अब बॉन्ग अपने समन की किसी एक एबिलिटी को कॉपी कर सकता था। कौशिक भी ये नोटिफिकेशन देख लेता है और खुद आगे आकर कहता है, मास्टर, आपको शैडो स्टेप स्किल चुननी चाहिए, यह आपके लिए बहुत काम आएगी। बॉन्ग पूछता है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? कौशिक गंभीर होकर बोलता है, अगर कभी हालत खराब हो जाए तो इस स्किल से चुपचाप भाग सकते हैं। यह सुनकर बॉन्ग थोड़ा निराश हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, भागने वाली स्किल, क्या ये मुझे कायर समझता है? फिर भी वो शैडो स्टेप को ही चुन लेता है। सिस्टम उसे कंफर्म कर देता है और स्किल उसके स्टेटस में रजिस्टर हो जाती है। बॉन्ग सीरियस होकर सोचता है, वैसे लोग कहते हैं फुटवर्क ही लड़ाई की जान होता है, शायद ये सच में काम आ जाए। वो बाहर ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। थक कर बोलता है, ये तो काम ही नहीं कर रही। फिर सोचता है, अगर सिस्टम मुझे बाहर समन करने देता है तो ये स्किल भी बाहर चलनी चाहिए। लेकिन कौशिक को उसकी बातें समझ नहीं आती। अगले दिन का सीन आता है। बॉन्ग थोड़ा नर्वस होकर अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करता है। सामने से लड़की बोलती है, हाँ, कॉल सेंटर से बोल रही हूं।
बॉन्ग धीरे से कहता है, मैं अवेकन हो चुका हूं। ये सुनते ही लड़की खुशी से चिल्लाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर। वो बताती है कि टीम खुद आकर सब कुछ समझा देगी। फोन कट होने के बाद बॉन्ग चुपचाप बैठ जाता है। ऊपर लिखा आता है, बेचारा बॉन्ग असल में मैजिक स्टोन्स बेचने के लिए कॉल किया था, लेकिन बोल नहीं पाया। फिर भी ये उसके जीवन का सबसे सही फैसला था। अब सीन शिफ्ट होता है। ली मैन अपनी कार की तरफ बढ़ रही होती है। साथ में डायरेक्टर जॉन होता है। जॉन पूछता है, कल जिसने कॉल किया था उस लड़के का क्या हुआ? ली जवाब देती है, सब नॉर्मल प्लेयर्स निकले, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। फिर ली पूछती है, आज भी कुछ प्लेयर्स से मिलना है, क्या आप भी चलेंगे? जॉन हामी भर देता है और बोलता है, अगर उनमें से S++ रैंक वाला मिला तो किसी भी कीमत पर उसे अपनी टीम में लेना होगा। दूसरी तरफ बॉन्ग अपने घर का एक एक कोना साफ कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ता देखने आने वाला हो। तभी बाहर से आवाज आती है, हम अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, कोई घर पर है? बॉन्ग उन्हें रुकने बोलता है और दरवाजा खोलता है। जॉन अपना परिचय देता है और ली मिन को भी इंट्रोड्यूस करता है। बॉन्ग वैसे ही भारी इंट्रोवर्ट था, ऊपर से ली को देखकर और नर्वस हो जाता है। अचानक ली दौड़कर सीधे बॉन्ग के बहुत पास आ जाती है। सीन ऐसा बनता है जैसे अब किस होने वाला हो, और यहीं से बॉन्ग की जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होता है। ली अचानक घबराकर बोलती है, सॉरी सॉरी। फिर वो बॉन्ग के बहुत पास आकर पूछती है, सच सच बताओ, क्या तुम ही वो S++ रैंक वाला प्लेयर हो? डेप्यूटी डायरेक्टर ली उसकी आंखों में झांकते हुए फिर पूछती है, क्या वही हो तुम? बॉन्ग घबराकर पीछे हट जाता है। उसका चेहरा लाल हो चुका था। मन ही मन वो सोचता है, ये क्या तरीका है? क्या ये कोई अवेकनर पहचानने की टेक्निक है? फिर खुद को संभालते हुए वो फैसला करता है, अभी मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नॉर्मल एक्ट करूंगा। नर्वस होकर वो रोबोट की तरह बोलता है, मैंने भी उस S+ प्लेयर के बारे में सुना है, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं। ली उसे ध्यान से देखते हुए सोचती है, ये लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन इतनी खराब एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? तभी जॉन आकर ली के सिर पर हल्का सा मारता है और कहता है, मैंने बोला था ना, किसी के बहुत क्लोज मत जाया करो। ली माफी मांगती है। जॉन बॉन्ग से भी उस लड़की के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। बॉन्ग अंदर से कांप रहा था, आज तो जान ही निकल गई। इसके बाद एक कार्टून जैसा क्रिएचर सामने आता है और बोलता है, मेरा नाम टाबी है और आज मैं तुम्हें टावर के बारे में बताने वाला हूं। वो समझाता है, 20 साल पहले ये ब्लैक टावर्स पूरी दुनिया में एक साथ प्रकट हुए थे। हर देश ने साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स भेजे, लेकिन कोई अंदर नहीं जा पाया क्योंकि चारों तरफ इनविजिबल बैरियर था। बाद में पता चला ये टावर एक गेम जैसी स्ट्रक्चर है। हर फ्लोर क्लियर करो, तभी अगला खुलेगा। टावर के बाहर प्लेयर नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन अंदर उन्हें सुपर एबिलिटीज और स्किल्स मिलती हैं। टावर से मिलने वाले रिवॉर्ड से इक्विपमेंट अपग्रेड किया जा सकता है या बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई टावर क्लाइंब न करे तो क्या होगा? तभी टावर कोलैप्स काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर ऊपरी फ्लोर्स क्लियर नहीं हुए तो पूरा शहर खत्म हो सकता है। 3 साल पहले मुंबई में यही हुआ था। हर देश के पास 1 से 3 टावर होते हैं। कोरिया के पास भी एक टावर है, गैंगवॉन पहाड़ों में। हालांकि सिर्फ 0.1% लोग ही अवेकन होते हैं, फिर भी कोरिया अभी 65th फ्लोर तक पहुंच चुका है, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर। इसलिए अगर तुम अवेकन हो चुके हो तो जल्दी रजिस्टर करो और देश के हीरो बनो। ये सारी प्रेजेंटेशन जॉन अपने लैपटॉप पर दिखा रहा था। इसके बाद जॉन बॉन्ग से पूछता है, तो क्या तुम सच में अवेकन हो? बॉन्ग हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि उसने मैजिक स्टून्स भी इकट्ठा किए हैं। जॉन पूछता है, कौन सा फ्लोर? बॉन्ग जवाब देता है, मैंने हाल ही में 10th फ्लोर क्लियर किया है। ये सुनते ही जॉन और ली दोनों सीरियस हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, S++ रैंक वाला प्लेयर भी तो अभी 10th फ्लोर पर ही है। कहीं ये वही लड़का तो नहीं? ली तुरंत पूछती है, प्लेयर बॉन्ग, क्या तुमने उस रीसेंट ग्लोबल नोटिफिकेशन के बारे में सुना है? बॉन्ग तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोलता है, आप S++ रैंक वाले प्लेयर की बात कर रही हैं? मैंने भी उसके बारे में सुना है, लगता है वो बहुत अमेजिंग होगा। जॉन उसे रिलैक्स रहने को कहता है। बॉन्ग अंदर ही अंदर घबरा रहा था, अगर मैं ज्यादा नर्वस दिखा तो शक हो जाएगा। तभी जॉन समझाने लगता है, सरकार ने टावर क्लाइंबिंग के लिए 2 ग्रुप बनाए हैं। पहला, जनरल क्लाइंबिंग ग्रुप, जहां प्लेयर्स फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। दूसरा, एलीट क्लाइंबिंग ग्रुप। एलीट टीम को गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिलता है, ऊपरी फ्लोर्स पर रेड करने की परमिशन, स्पेशल बेनिफिट्स और टावर के बाहर पर्सनल सिक्योरिटी भी। जॉन बोलता है, अगर तुम एलीट टीम ज्वाइन करते हो तो सालाना बेसिक सैलरी भी मिलेगी।
ये सब सुनकर बोंग सोच में पड़ जाता है। अगर सबको पता चल गया कि मैं ही S++ प्लेयर हूं, तो न्यूज चैनल मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मैं इतना अटेंशन हैंडल नहीं कर सकता। मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। जॉन आगे बोलता है, एलीट टीम वाले अपने रेड्स रिकॉर्ड करके फेमस भी हो सकते हैं। लेकिन बोंग साफ मना कर देता है। ये सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। बोंग कहता है, मैं जनरल ग्रुप में ही ठीक हूं, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। वो आगे जोड़ता है, एलीट टीम की कंडीशंस अच्छी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे लिए रीजनेबल फ्लोर्स क्लियर करना और रीजनेबल रिवॉर्ड लेना ही काफी है। जॉन उसे दोबारा सोचने को कहता है, लेकिन बोंग अपना फैसला नहीं बदलता। ली लंबी सांस लेकर बोलती है, लगता है एक और प्लेयर हमारे हाथ से निकल गया। फिर वो कहती है, कई लोग एक पॉइंट के बाद सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा है जो टेस्ट के वक्त इतना डरपोक जवाब दे रहा हो। अगर ये एलीट टीम में अप्लाई भी करता तो रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि एलीट टीम के लिए क्लाइंबिंग स्पिरिट चाहिए, जो इसमें नहीं है। जॉन आखिर में बोलता है, ठीक है बोंग, हम तुम्हारा फैसला रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वो एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम एक बार हमारे सामने टावर में एंटर करोगे? ये फाइनल प्रोसीजर है, बस ये कंफर्म करना है कि तुम सच में अवेकन हो। बोंग थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। मन ही मन सोचता है, क्या ये लोग मेरा S++ रैंक टेस्ट कर रहे हैं? फिर वो एक बहाना बनाता है, मुझे टावर क्लियर करने में 2 घंटे लग जाते हैं, क्या आप लोग वेट कर सकते हो? ली मुस्कुराकर बोलती है, यही तो हमारा काम है, तुम आराम से जाओ। अब बोंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो खड़ा होता है टावर एंटर करने के लिए। जाने से पहले बोलता है, अगर बोर हो जाओ तो टीवी देख लेना, फ्रिज से ड्रिंक्स भी ले सकते हो। और अगले ही पल बोंग उनके सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है। जॉन धीरे से बोलता है, वो टेलीपोर्ट हो गया, मतलब वो सच में अवेकन है। ली हल्की आवाज में बोलती है, मुझे उसके टैलेंट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा डरपोक है। उसकी बातें और हरकतें दोनों ही सस्पिशियस लग रही हैं। मुझे तो लगता है 11वीं मंजिल पर पहुंचते ही वो हाथ खड़े करके वापस भाग आएगा। जॉन पूछता है, क्यों? ली समझाती है, मैंने खुद 11वां फ्लोर क्लियर किया था। वहां प्लेयर्स के डर का टेस्ट होता है। एक लंबी सुरंग में सैकड़ों सेंटीपीड रहते हैं। उन्हें मारना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उनका घिनौना रूप ही इंसान की हिम्मत तोड़ देता है। 100 गंदे दिखने वाले कीड़े, सिर्फ उन्हें देखने से ही उल्टी आने लगती है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है बोंग वहां रुक नहीं पाएगा। जॉन सिर हिलाता है, शायद तुम सही हो। मुझे डायरेक्टर को कॉल करके बता देना चाहिए कि इस बार भी S++ रैंक वाला नहीं मिला। कट टू टावर। बोंग वहां पहुंचते ही तुरंत कौशिक को समन कर लेता है। कौशिक आते ही सल्यूट करता है और बुलाने के लिए थैंक्स कहता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मिशन 100 लॉन्ग टेल टनल सेंटीपीड को खत्म करना है। टाइम लिमिट 3 घंटे। करंट किल 0/100। फेल होने पर डेथ पेनल्टी। बोंग सड़ा हुआ चेहरा बनाकर बोलता है, क्या अब हमें 100 गंदे कीड़े मारने होंगे? ये कितना डिस्गस्टिंग है। कौशिक शांत आवाज में कहता है, मास्टर चिंता मत करो, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। लेकिन बोंग उसे रोक देता है, नहीं, इस बार हमें स्लो करना होगा। कम से कम 1-2 घंटे लगने चाहिए। कौशिक कंफ्यूज हो जाता है। बोंग समझाता है, आज कुछ लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें S++ रैंक ना मिले। कौशिक बात समझ जाता है, लेकिन बोंग अंदर ही अंदर सोचता है, उनके लिए सिर्फ टावर में एंटर करना ही काफी था, पर अब मैं फ्लोर क्लियर भी करूंगा। दूसरी तरफ कौशिक जानबूझकर धीरे धीरे सेंटीपीड्स को मारना शुरू करता है। फिर भी बोंग को वो बहुत तेज लगता है। वो कौशिक से और स्लो होने को कहता है। कौशिक सारे सेंटीपीड्स को अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि एक एक करके खत्म कर सके। तभी अचानक एक सेंटीपीड बोंग के पैरों के नीचे से निकलता है। बोंग डर के मारे जोर से चिल्लाता है। उसका शरीर फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है, मुझे अपना स्किल यूज करना चाहिए, भागना चाहिए, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। वो गिर पड़ता है और चारों तरफ सेंटीपीड्स जमा हो जाते हैं। ये देखकर कौशिक पीछे पलटता है। समनर बोंग, मैं आ रहा हूं। लाइटनिंग स्पीड से कौशिक पहुंचता है और सारे सेंटीपीड्स काट देता है। लेकिन गुस्से में आकर वो बाकी सबको भी बेरहमी से मारने लगता है। बोंग चिल्लाता है, रुको कौशिक, बहुत तेज हंट कर रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है, स्लो करो। लेकिन कौशिक मना कर देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपकी सुरक्षा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बोंग समझ जाता है, अब ये सबको खत्म कर देगा और मुझे फिर से S++ मिलने वाला है। और वही होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, S++ रैंक, एक और प्लैटिनम बैज। अब दोनों को रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा था। सिस्टम में लिखा आता है, अब 12वीं मंजिल को भी चैलेंज किया जा सकता है।
बॉन्ग गुस्से से बोल उठता है, शिट यार, अब उन्हें पता चल जाएगा कि S++ रैंक प्लेयर मैं ही हूं। दूसरी तरफ जॉन और ली बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। ली बोलती है, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, मुझे लगता है वो बच्चा डर के मारे वापस भाग आएगा। लेकिन तभी उसके सामने स्टेटस स्क्रीन खुलती है। ली की आंखें फैल जाती हैं। जॉन पूछता है, क्या हुआ? ली कांपती आवाज में बोलती है, फिर से वही नोटिफिकेशन, S++ ग्रेड अचीवमेंट। और अगले ही पल बॉन्ग ठीक उनके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। दोनों सन्न रह जाते हैं। ली धीरे से बोलती है, हर बार नोटिफिकेशन के तुरंत बाद ये लड़का वापस आ रहा है, कहीं सच में यही तो नहीं? बॉन्ग घबराकर बोलता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम देखते हैं, कौसक बॉन्ग के पीछे खड़ा हो चुका था, अटैक के लिए तैयार। बॉन्ग धीरे से कहता है, अब तुम दोनों ने सब देख लिया है, तो मुझे तुम्हें शांत करना होगा। वो कांपते हाथ से आगे इशारा करता है, कौसक, उन्हें चुप करा दो। कौसक बिना सवाल किए आगे बढ़ता है, और अगले ही पल उसने दोनों अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का सिर अलग कर दिया। फिर उनके सिर गिफ्ट की तरह रैप करके बॉन्ग को पकड़ाता है। बॉन्ग डर से रोने लगता है। मैंने सर काटने को कब कहा था? अब मैं क्या करूं? कटे हुए सिर बोलने लगते हैं, प्लेयर बॉन्ग, तुमने हमें क्यों मारा? बॉन्ग पैनिक में चिल्लाने लगता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और तभी दोनों उसके सामने फिर से प्रकट हो जाते हैं। अरे बोंग, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सीन जूम आउट होता है और दिखाया जाता है कि बोंग ये सब सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था। असल में वो खुद ही डर गया था। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसका डिल्यूजन था। तभी जॉन उससे दोबारा पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम एलीट टीम ज्वाइन करोगे? बोंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद मैंने और किसी दूसरे प्लेयर ने सेम टाइम पर 11th फ्लोर क्लियर कर दिया होगा, इसलिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। जॉन पूछता है, लेकिन टाइमिंग तो बहुत परफेक्ट थी। क्या तुम सच में S++ रैंक प्लेयर नहीं हो? बोंग तुरंत मना करता है, नहीं, भला मैं कैसे S++ रैंक प्लेयर हो सकता हूं? यह सिर्फ कोइंसिडेंस था। इसके बाद जॉन एक एनवेलप निकालकर बोंग को देता है। वो कहता है, वैसे भी तुम्हारी अवेकनिंग कंफर्म हो चुकी है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दिया है। बोंग देखकर घबरा जाता है, ये तो एलीट टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने तो जनरल टीम बोली थी। जॉन समझाता है, ये नॉर्मल एलीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अल्ट्रा एलीट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एलीट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बाप। फिर जॉन इसके फायदे बताता है, सालाना 12 अरब वॉन, एक रियल एस्टेट, वीवीआईपी सिक्योरिटी बिल्कुल देश के प्रेसिडेंट जैसी, और लीगल इम्यूनिटी, मतलब बोंग कानून से भी ऊपर होगा। बॉन्ग सोचता है, क्या ऐसा सच में होता है? मतलब मैं प्रैक्टिकली नोबल बन सकता हूं? जॉन आगे कहता है, ये ऑफर सिर्फ कोरिया के नंबर 1 प्लेयर के लिए है। इसमें देश के सारे पॉसिबल प्रिविलेजेस हैं। लेकिन बॉन्ग ये ऑफर भी रिजेक्ट कर देता है। वो चिल्लाकर बोलता है, अगर ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मुझे प्लेयर ही नहीं बनना, मैं नॉर्मल सिटीजन ही ठीक हूं। जॉन हैरान होकर पूछता है, लेकिन तुम हमारे सारे ऑफर्स बिना सोचे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? बॉन्ग जवाब देता है, क्योंकि मुझे अटेंशन पसंद नहीं है। जहां भी अटेंशन मिलता है मुझे बोझ जैसा फील होता है। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला भी मुझे ग्रीट कर दे तो मैं उस रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं जाता। कोई मुझसे बात करने लगे तो दिल भारी हो जाता है। अंदर ही अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वाले समझ जाते हैं, ये लड़का एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है। बॉन्ग डिप्रेस होकर बोलता है, टावर क्लाइंबिंग मजेदार है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 11वीं मंजिल पर हूं। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, क्या पता कल ही मर जाऊं। जॉन सोचता है, अभी पीछे हटना ही बेहतर है, वरना ये और रोने लगेगा। आखिरकार वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। और बॉन्ग मन ही मन सोचता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुरंत ही ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन एलीट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भारी जिम्मेदारियां भी आती। अगर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता तब भी मुझे फोर्स किया जाता। इसलिए मैंने ये बर्डन रिजेक्ट कर दिया। जब तक मैं आराम से जी रहा हूं, मैं ऐसे किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोरिया के कैपिटल में अवेकनिंग मैनेजमेंट ब्यूरो की बिल्डिंग दिखाई जाती है। डायरेक्टर गुस्से में जॉन से कहता है, मिस्टर जॉन, ये रिपोर्ट तो उससे बिल्कुल अलग है जो आपने फोन पर बताया था। आपने कहा था वो लड़का डरपोक है, उसमें टावर क्लाइंबिंग की कोई चाहत नहीं है, तो फिर वो S++ रैंक अचीवर कैसे हो सकता है? जॉन जवाब देता है, यस सर, आप सही हो, वो हमारे सामने बिल्कुल डरपोक जैसा एक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो टावर में गया, सिर्फ 5 मिनट में 11वीं मंजिल क्लियर कर दी, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। डायरेक्टर बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और ने वो फ्लोर क्लियर किया हो? ली तुरंत कहती है, नहीं सर, टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रही थी।
प्लेयर बॉन्ग और सिस्टम नोटिफिकेशन दोनों एक ही समय पर आए। डायरेक्टर गुस्से में बोलता है, चाहे वो डरपोक हो या नहीं, उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसे जल्द से जल्द एलीट टीम में ले आओ। जॉन सिर हिलाकर बोलता है, यस सर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे एलीट टीम में ऐड करके रहूंगा। अब बॉन्ग को दिखाते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, मैंने एक बार मना कर दिया, फिर भी समझ नहीं आता क्या? तुम लोगों की वजह से अब मैं एक्सपोज हो चुका हूं। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। ये बोलकर वो कौशिक को वापस भेज देता है। इतनी देर गुस्सा करने की एक्टिंग करते करते बॉन्ग खुद ही थक जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। 12वीं मंजिल में एंट्री। मिशन 20 आइसिकल स्पीयर वीजल्स को हंट करना। सिंपल शब्दों में 20 नेवले। टाइम लिमिट 3 घंटे। फेल हुए तो सीधा डेथ। बॉन्ग तुरंत कौशिक को समन करता है और कहता है, देखो, बिल्कुल जेंटली किल करना, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे हंट करना। कौशिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बॉन्ग सोचता है, ये मेरे कमांड मान रहा है, शायद अब मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं। अगर मैंने ये फ्लोर देर से क्लियर किया तो मैनेजमेंट ब्यूरो भी इंटरेस्ट खो देगा। लेकिन वहां इतनी ठंड होती है कि बॉन्ग जमने लगता है। उसके नाक से गिरने वाला आंसू तक फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है, मैं तो तैयारी करके आया था, फिर भी ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंड है। कौशिक पूछता है, मास्टर, आप ठीक हो? लेकिन वो देख लेता है कि बॉन्ग सीरियसली फ्रीज हो रहा है। कौशिक बोलता है, मुझे ये फ्लोर जल्दी क्लियर करना होगा, नहीं तो आप बर्फ में जम जाओगे। बॉन्ग रोकता है, मत कर भाई, मेरी बात सुन, धीरे कर। लेकिन इस बार कौशिक उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो खुद से बोलता है, मास्टर खतरे में है, मुझे सबको जल्दी खत्म करना होगा। और कौशिक सारे नेवल्स को तेजी से मारना शुरू कर देता है। ग्वांग को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तुरंत बॉन्ग को कॉल करके पूछता है, क्या तुमने अभी अभी 12वीं फ्लोर क्लियर कर दी? बॉन्ग कंफर्म करता है और साथ ही बोलता है, 13वीं फ्लोर शायद थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन कौशिक बिल्कुल कैजुअली बोल देता है, टीवी देखते हैं। ये सुनते ही बॉन्ग इमोशनल होकर रो पड़ता है और उसे सजा देते हुए बोलता है, आज टीवी बंद रहेगा, ऑर्डर ना मानने की सजा है ये। इसके बाद दोनों ब्लैक टावर की 13वीं फ्लोर में एंटर करते हैं। कौशिक ओवरवेलमिंग स्पीड के साथ आगे भागता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरी 13वीं फ्लोर क्लियर कर देता है। इतना ही नहीं, वो 14वीं फ्लोर के सारे मॉन्स्टर्स को भी बेरहमी से मार देता है और वो फ्लोर भी तुरंत क्लियर हो जाती है। इसके बाद बॉन्ग अपना अकाउंट चेक करता है। उसे दिखता है, मैजिक स्टोन सेल से आए हैं 2.75 मिलियन वॉन। 35% कटने के बाद प्लेयर सपोर्ट फंड बनता है 2 मिलियन वॉन। 11वीं से 14वीं फ्लोर तक के मैजिक स्टोन्स कुल मिलाकर 5 किलो हो चुके थे, जिनकी वैल्यू करीब 2.5 मिलियन वॉन थी। बॉन्ग रियलाइज करता है, सिर्फ 14 दिनों में मैंने 10 मिलियन वॉन से ज्यादा कमा लिए। फिर वो कैलकुलेट करता है, अगर मैं बिना परेशानी 20वीं फ्लोर तक पहुंच गया तो सिर्फ मैजिक स्टोन रिवॉर्ड ही कम से कम 2 किलो होगा। और अगर एजेंसी सेल हैंडल करे तो हर दिन मिलेगा 1 मिलियन वॉन, बिना टैक्स बिना फीस। मतलब डेली इनकम इक्वल्स 1 मिलियन, मंथली इनकम इक्वल्स 30 मिलियन वॉन। ये सोचते ही बॉन्ग डिसाइड करता है, अब मैं पार्ट टाइम जॉब छोड़ दूंगा। अगले दिन बॉन्ग फिर से कौशिक को समन करता है। कौशिक घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, मास्टर, मैंने ऑर्डर डिसोबे किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। मुझे नहीं पता मैं खुद को कहां रखूं। फिर वो बोलता है, 15वीं फ्लोर से हम आराम से क्लियर करें। बॉन्ग मान जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें स्लो होने नहीं बोलूंगा, वैसे भी एजेंसी को सब पता चल ही चुका है। मन ही मन बॉन्ग सोचता है, अगर 15वीं फ्लोर भी S+ क्लियर हुई तो मेरे पास 15 प्लैटिनम बैज हो जाएंगे और इसका मतलब एक और बड़ा पर्क मिलने का हाई चांस। बॉन्ग खुद से मान लेता है, शायद मैं थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूं, लेकिन जितने ज्यादा पर्क्स होंगे उतना मैं सेफ रहूंगा। फिर वो बोलता है, चलो 15वीं फ्लोर। 15वीं फ्लोर पर पहली बार बॉन्ग को गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। कौशिक उसे पीछे छुपने बोलता है। फिर अपनी स्टेल्थ स्किल यूज करके वो बिना आवाज किए हर एक गॉब्लिन को काट डालता है। बॉन्ग दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये सब बिल्कुल पागलपन है। सिस्टम रिकॉर्ड्स के अनुसार अब उसके पास पूरे 15 प्लैटिनम बैज हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब बॉन्ग ने 15वीं फ्लोर तक क्लियर कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर सिस्टम उसकी इन्वेंट्री में एक एनर्जी शील्ड किट भेज देता है। किट खोलते ही बॉन्ग को एक गोल्डन चमकती हुई रिंग मिलती है, जिसका नाम है एनर्जी शील्ड रिंग। बॉन्ग इसे साधारण कड़ा समझकर अपनी कलाई में पहन लेता है। तभी सिस्टम डिटेल देता है, ये शील्ड यूजर को लगने वाले सभी डैमेज को एब्जॉर्ब करके प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन एक लिमिट तक डैमेज लेने के बाद ये रिंग खुद ही टूट जाएगी। इसका कूल डाउन 5 घंटे है।
और सबसे खास बात, ये रिंग यूजर के लेवल के साथ साथ खुद ही स्ट्रांग होती जाती है। जैसे ही बॉन्ग इसे एक्टिवेट करता है, आयरन मैन के सूट जैसी एनर्जी शील्ड उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। बॉन्ग खुश होकर बोलता है, इस पर टावर एक्सक्लूसिव टैग भी नहीं है, मतलब मैं इसे रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकता हूं। फिर उसके दिमाग में पैसों का ख्याल आता है। अगर मैं ये रिंग बेच दूं तो क्या 2 अरब मिलेंगे या 3 अरब? अगर इतने पैसे मिल गए तो मैं टावर क्लाइंबिंग से रिटायर हो सकता हूं। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, शायद आगे के फ्लोर्स पर और भी बेहतर रिवॉर्ड्स मिले। इसलिए बॉन्ग अपना रिटायरमेंट प्लान कैंसिल कर देता है। फिर वो कॉसेक से पूछता है, कॉसेक, क्या हम 16वीं मंजिल को अभी तुरंत क्लियर कर सकते हैं, वो भी S++ रैंक से? कॉसेक शांत होकर जवाब देता है, क्लियर तो कर सकते हैं मास्टर, लेकिन S++ रैंक की गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर बॉन्ग सोच में पड़ जाता है। असल में वो उस एनर्जी शील्ड वाली रिंग को किसी भी कीमत पर बेचकर रातों रात करोड़पति बनना चाहता था। दूसरी तरफ अवेकनर मैनेजमेंट ऑफिस में सीन शिफ्ट होता है। तकला डायरेक्टर चिढ़ते हुए बोलता है, कई दिनों से S++ अनाउंसमेंट नहीं आया, क्या वो प्लेयर क्लाइंबिंग रोक चुका है? ली बताती है, सर, पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लगता है वो बार बार सिर्फ 15वीं फ्लोर ही क्लियर कर रहा है। डायरेक्टर इरिटेट होकर बोलता है, भगवान भी अजीब है, टैलेंट दिया है तो ऐसे डरपोक को दिया है जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। जॉन समझाता है, वैसे 16वीं फ्लोर के बाद डिफिकल्टी काफी बढ़ जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता बॉन्ग ने गिव अप किया है। तभी एक कॉल आता है। जॉन बताता है, सर, अभी प्लेयर बॉन्ग का कॉल आया था, वो शॉपिंग करने आ रहे हैं। डायरेक्टर चौंक जाता है, प्लेयर शॉप, मतलब वही जो मैं सोच रहा हूं। जिन बोलता है, हाँ, वो 15वीं फ्लोर फार्म करके पैसे जमा कर रहा था ताकि नए इक्विपमेंट खरीद सके, और जब हम उसके घर गए थे तब वहां एक भी वेपन नहीं था। ये सुनते ही डायरेक्टर खुद को कोसता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैंने जीनियस बॉन्ग को डरपोक समझ लिया। फिर ऑर्डर देता है, जब बॉन्ग आए तो उसे जितना हो सके उतना डिस्काउंट देना, शायद वो एलीट टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाए। अब सीन 15 दिन पीछे जाता है। कॉसेक सड़ा हुआ फेस बनाकर बोलता है, मास्टर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मुझसे गलती हुई है तो मार दो, लेकिन ऐसा मत कहो। बॉन्ग बोलता है, अगर पेट में चाकू नहीं मार सकते तो हाथ पर ही मार दो, मुझे चेक करना है एनर्जी शील्ड काम कर रही है या नहीं। कॉसेक ड्रामा करने लगता है, मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बॉन्ग चिढ़कर खुद ही डैगर उठा लेता है और अपने हाथ में घुसा देता है, लेकिन वो भूल गया था कि शील्ड एक्टिवेट करनी थी। डैगर लगते ही बॉन्ग घबरा जाता है और तुरंत हीलिंग पोशन यूज करता है। कॉसेक रोने लगता है, मैंने मास्टर को इसी हाथ से हर्ट किया, अब ये हाथ ही नहीं रहना चाहिए। बॉन्ग उसे शांत करता है, बस कर, आगे हंटिंग कर। कॉसेक आगे बढ़ जाता है और 15वीं फ्लोर के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने लगता है। पीछे से बॉन्ग सोचता है, कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे इस फ्लोर को क्लियर करने में, इतनी देर में क्या करूं? फिर वो सोचता है, नहीं, ऐसे बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, चलो अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। बॉन्ग अपना शैडो स्टेप ट्राई करता है। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होता है, उसकी बॉडी हल्की हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। बॉन्ग खुश होकर सोचता है, फाइनली मैंने ये स्किल सीख ली। मुझे लगा था इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ 5 दिन में सीख गया। वो बार बार शैडो स्टेप प्रैक्टिस करता है और कॉसेक को मन ही मन थैंक्स बोलता है। तभी अचानक वो रुक जाता है। उसके सामने एक गॉब्लिन खड़ा था। बॉन्ग सोचता है, गॉब्लिन, ये यहां कैसे आ गया? क्या ये कॉसेक से बच रहा था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है। ठीक काटने से पहले बॉन्ग चिल्लाता है, शील्ड, और उसी पल एनर्जी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। गॉब्लिन का अटैक बेकार चला जाता है। डर के मारे बॉन्ग उसे जोर से किक मारता है और गॉब्लिन पीछे उड़ जाता है। उसी समय कॉसेक भी उसे देख लेता है और जाकर गॉब्लिन को खत्म कर देता है। कॉसेक मजाक में बोलता है, नाइस किक, आप पक्का सॉकर प्लेयर होंगे। फिर अचानक उसे एहसास होता है, अरे, यहां सॉकर प्लेयर कैसे? और वो फुल स्पीड में बॉन्ग की तरफ दौड़ता है। मास्टर, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? कॉसेक बॉन्ग को ऊपर नीचे चारों तरफ चेक करता है, यहां तक कि सूंघने भी लगता है। फिर गुस्से में बोलता है, मैंने बोला था ना, आपको ब्रेव समनर नहीं बनना है, आपको सेफ समनर बनना है। बॉन्ग थक कर बोलता है, ठीक है, अब चुप हो जाओ। 15 दिन तक 15वीं मंजिल फार्म करने के बाद बॉन्ग के पास 22.5 किलो मैजिक स्टोन्स जमा हो जाते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू होती है लगभग 12 मिलियन वर्न। बॉन्ग जॉन को कॉल करता है, क्या मैं अभी आपके स्टोर आ सकता हूं? जॉन बोलता है, ऑफ कोर्स, हम आपके लिए एस्कॉर्ट भेज देंगे। बॉन्ग मना करता है, लेकिन जॉन फिर भी कॉन्वॉय भेज देता है।
बॉन्ग लग्जरी कार में बैठकर अवेकनर मैनेजमेंट ब्यूरो पहुंच जाता है। बॉन्ग बड़ी सी लग्जरी कार से उतरता है और अवेकनर मैनेजमेंट ब्यूरो की बिल्डिंग में एंटर करता है। जॉन खुद उसका वेलकम करता है और थैंक्स बोलता है। बॉन्ग मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों ये लोग मुझे बिल्कुल वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन उसे एक स्कैनर पर हाथ रखने को बोलता है और उसका वेन डेटा रजिस्टर कर देता है। फिर बोलता है, अब से आप बिना किसी को बताए भी इस शॉप में आ सकते हैं। जॉन इंटीरियर दिखाने ऑफर करता है, लेकिन बॉन्ग मना कर देता है। वो सीधा मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज सेक्शन में चला जाता है। चारों तरफ देखकर बॉन्ग सोचता है, ये जगह कितनी ज्यादा लग्जरी है, सब कुछ कितना वेल मेंटेन्ड है, लेकिन यहां एक भी कस्टमर क्यों नहीं। स्टाफ उसके मैजिक स्टोन्स का वजन करता है और बोलता है, आपको इसके बदले 12 मिलियन वर्न मिलेंगे। अमाउंट 3 दिन में अकाउंट में आएगा। बॉन्ग पूछता है, तो क्या मैं ये डिपॉजिट यहीं शॉपिंग में यूज कर सकता हूं? स्टाफ तुरंत हाँ बोल देता है। सिर्फ 1 मिनट बात करके ही बॉन्ग पूरी तरह थक जाता है और घर जाने का सोचने लगता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। तकला डायरेक्टर पूछता है, क्या प्लेयर बॉन्ग ने शॉपिंग शुरू कर दी? जॉन बोलता है, यस सर, और हमने बाकी सारे प्लेयर्स को बोल दिया है कि आज स्टोर बंद रहेगा। फिर जॉन जोड़ता है, स्टाफ को ऑर्डर दिया है, सब कुछ 90% डिस्काउंट पर बेचो। डायरेक्टर बोलता है, फ्री भी दे सकते थे। जॉन जवाब देता है, लेकिन उसका डरपोक नेचर देखकर हमने डिस्काउंट रखा ताकि उसे शक ना हो। फिर बॉन्ग घर वापस पहुंच चुका होता है। उसने 2 आइटम खरीदे थे, एक स्टिक एडमेंट मेस 2 मिलियन वर्न और शूज बेसिलिस्क लेदर वॉकर 2 मिलियन वर्न। बॉन्ग हैरान होकर सोचता है, स्टोर का मिनिमम प्राइस तो 20-30 मिलियन से शुरू होता है, फिर मुझे इतना सस्ता कैसे मिल गया? फिर जॉन खुद मिलने आया था। बॉन्ग गुस्से में सोचता है, ये लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। फिर खुद को शांत करता है, लेकिन मानना पड़ेगा, ये शूज सच में बहुत प्रिटी हैं। वो अपनी एनर्जी शील्ड रिंग देखकर सोचता है, ये मेरे लिए ऑल इन वन आर्मर जैसी है। बाकी गियर के साथ मेरा डिफेंस काफी बढ़ चुका है। फिर बॉन्ग सोचता है, मैंने टावर क्लाइंबिंग से पहले खुद से प्रॉमिस किया था, मैं कभी ग्रीडी नहीं बनूंगा। लेकिन ये प्लैटिनम बैज रिवॉर्ड्स मुझे धीरे धीरे ग्रीडी बना रहे हैं। अगले दिन बॉन्ग कौशिक को फिर से समन करता है। कौशिक आते ही ग्रीट करता है और पूछता है, मास्टर, क्या आज भी हम लोग 15वीं मंजिल ही क्लियर करेंगे? बॉन्ग मना करते हुए बोलता है, नहीं, आज 16वीं मंजिल। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ता है, और उससे पहले गुड न्यूज, मेरा रैंडम समन कूलडाउन अब हट चुका है। कौशिक खुश होकर बोलता है, तो आज हमारे साथ नया फ्रेंड भी जाएगा। बॉन्ग एक्साइटेड होकर हाथ जोड़ता है, प्लीज भगवान कोई एसएसआर ग्रेट समन देना। आबरा का डाबरा मस्त वाला समन प्रकट हो जा। तभी समन सर्कल एक्टिवेट होता है। कमरा रोशनी से भर जाता है। धीरे धीरे उस सर्कल के अंदर से एक जायंट मॉन्स्टर निकलता है, जिसके सिर पर बड़ा सा हॉर्न होता है। बॉन्ग और कौशिक दोनों शॉक्ड, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब वो समन इतना बड़ा निकलता है कि उसका सिर सीधे छत तोड़कर बाहर निकल जाता है। पूरा कमरा कांप जाता है। बॉन्ग घबराकर सोचता है, ये मैंने किस चीज को समन कर लिया? इतना बड़ा, मेरी छत तोड़ दी। अब ये रिपेयर भी मुझे ही कराना पड़ेगा। नया समन सामने आते ही कैमरा उसके हाथ पैर दिखाता है। दिखने में वो किसी भारी भरकम मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। सीन जूम आउट होता है और साफ दिखता है कि ये एक जॉइंट स्पीशीज समन है, जो पहली नजर में ही काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। वो छत का सहारा लेकर अपना सिर अंदर लाने की कोशिश करता है। बॉन्ग मन ही मन सोचता है, ये इंसान है या पूरा मॉन्स्टर? उसी पल कसाक आगे बढ़ता है और उसे किक मारते हुए बोलता है, नीचे झुको। बॉन्ग डर जाता है कि कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए, लेकिन कसाक रुकता नहीं। वो समन के चेहरे पर जोरदार किक्स मारते हुए चिल्लाता है, यही समन क्यों मिला हमें? तुम मेरी जिंदगी खराब करने आए हो क्या? ऐसे घूर क्यों रहे हो? आंखें नीचे करो। समन शांति से जवाब देता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो जरा भी दर्द नहीं हो रहा। ये तो गुदगुदी जैसा लग रहा है। ये सुनते ही कसाक अपने डैगर्स निकाल लेता है और बोलता है, ठीक है, अब देखते हैं बोल पाते हो या नहीं, मैं गला काट दूंगा। तभी बॉन्ग बीच में आकर कसाक को रोक देता है। बॉन्ग घबराकर बोलता है, अगर तुम दोनों लड़ोगे तो मेरा पूरा घर टूट जाएगा, प्लीज फाइट मत करो। कसाक बात समझ जाता है। बॉन्ग उससे कहता है, थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे नए दोस्त से बात करनी है। लेकिन कसाक बोल देता है, मास्टर, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारी दुनिया में पहले से बदनाम रहा है।
और मुझे पूरा यकीन है इसे समन लॉज भी नहीं आते। समन कहता है 3 लॉज, शायद सुने हैं। कसायक उसे तीनों लॉज बोलने को कहता है। समन अटक अटक कर बोलता है, पहला समनर ओबीडियंस, दूसरा समनर प्रोविस, तीसरा याद नहीं। कसायक गुस्से में बोंग से बोलता है, मास्टर, आपने सच में गधे को समन कर लिया है, इसे अभी खत्म कर देते हैं। बोंग सोचता है, सच में इसे कुछ नहीं आता। तभी समन कैटलॉग खुलता है। नाम अननोन, ग्रेड रेयर, टाइप सैवेज वॉरियर, मैनिफेस्टेशन लिमिट 10 घंटे, कूल डाउन 3 घंटे। बोंग डिसअपॉइंटेड हो जाता है। आर रैंक, सबसे लो। फिर वो समन से सवाल पूछता है, नाम याद नहीं, यहां क्यों आए पता नहीं, टावर के बारे में कुछ जानते हो, कुछ याद नहीं। बोंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसे वही एनर्जी महसूस होती है जो पहले कसाक के साथ हुई थी, और वो समन की मेमोरीज में चला जाता है। वहां वो देखता है समन बटरफ्लाइज पकड़ रहा है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, ये ग्रेट प्लेन ट्राइब का सैवेज वॉरियर है, प्योर सोल वाला, नेचर से जुड़ी ट्राइब। ये लोग इनोसेंट होते हैं, लेकिन फिजिकल स्टैट्स टॉप टियर होते हैं। कुछ जायंट वुल्व्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन समन समझता है वो खेलने आए हैं। वो उन्हें पकड़कर खेलने लगता है। तभी एक आदमी आता है, अपना नाम आर्यस बताता है। समन से नाम पूछता है, लेकिन समन को याद नहीं। फिर सोल्जर्स उसे बेट की तरह हाइड्रा के सामने छोड़ देते हैं। हाइड्रा से लड़ते हुए समन उसके कई सिर तोड़ देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि एसिड से उसकी स्किन मेल्ट हो रही है। सोल्जर्स पीछे खड़े मजाक उड़ाते रहते हैं। हाइड्रा कमजोर होते ही वो खुद उसे मारते हैं और सारा क्रेडिट ले लेते हैं। समन की स्किन पूरी तरह जल जाती है और वो स्केलेटन बन जाता है। बोंग ये देखकर सोचता है, इन्होंने इसे मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और मरने के लिए छोड़ दिया। बोंग समन की मेमोरीज से बाहर आता है और भारी मन से सोचता है, इन लोगों ने इसकी मासूमियत का फायदा उठाया। ये बिल्कुल सही नहीं था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर समन से कहता है, अब से तुम अकेले नहीं हो, हम साथ मिलकर टावर क्लाइंब करेंगे। लेकिन उससे पहले बोंग बोलता है, मुझे तुम्हें कोई नाम देना होगा, बताओ, यमन या गोबैंग। समन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, गोबैंग। बोंग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मिस्टर गोबैंग, अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? गोबैंग सिर हिलाकर जवाब देता है, हां, मैं समनर बोंग पर ट्रस्ट करता हूं। बोंग बोलता है, अब हम 3 हैं, मैं, कसाक और गोबैंग, और हमें इसे टीम बनाकर आगे बढ़ना होगा। कसाक डिस्गस्ट वाला फेस बनाकर पूछता है, और मुझे क्या करना होगा? फिर वो खुद ही कैलकुलेशन करने लगता है और अचानक एक्साइटेड होकर बोलता है, अब जब इसे देख रहा हूं तो ये रिलायबल मीट शील्ड जैसा लग रहा है। मैं इसे ट्रेन करके इंसान बना दूंगा। बॉन बोलता है, चलो अब सीधे 16th फ्लोर क्लियर करते हैं। कसाक गोबैंग के पास जाकर पूछता है, ओए गोबैंग, कुछ कहना है? गोबैंग भी कसाक की तरह ही गोल देता है, यस सर। ये सुनते ही कसाक और इरिटेट हो जाता है और उसे मारते हुए बोलता है, कॉपी करना बंद कर सुअर कहीं का। बॉन्ग अंदर ही अंदर सोचता है, एक डरपोक बीटा मेल प्लेयर, एक डेंजरस असैसिन और एक इनोसेंट मीट शील्ड। ये कॉम्बिनेशन तो डिजास्टर जैसा लग रहा है। लेकिन अब सच्चाई 16th फ्लोर पर पता चलेगी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस आते हैं। ब्लैक टावर, फ्लोर 16 एंटर्ड, फिजिकल स्टैट्स एनहांस्ड, कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल। बॉन्ग, कसाक और गोबैंग तीनों टेलीपोर्ट होकर 16th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। इस बार बॉन्ग पहले से ज्यादा एक्साइटेड है। सिस्टम मिशन बताता है 30 गॉब्लिन स्काउट्स खत्म करने हैं, टाइम लिमिट 5 घंटे, फेल हुए तो डेथ। कसाक तुरंत बॉन्ग से बोलता है, मास्टर, एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करिए, शैडो स्टेप्स रेडी रखिए, ये गॉब्लिन्स पॉइजन नीडल्स शूट करते हैं। छुपे हुए गॉब्लिन्स उनकी बातें सुन रहे होते हैं। एक गॉब्लिन बॉन्ग को टारगेट कर लेता है। सिर्फ एक नीडल और बॉन्ग पॉइजन से गिर जाएगा। गॉब्लिन हमला करता है, लेकिन कसाक बीच में आकर नीडल पकड़ लेता है। बॉन्ग बाल बाल बच जाता है। कसाक चिल्लाता है, हम सराउंडेड है। वो सामने से आ रहे अटैक्स रोकता है और बॉन्ग को पीछे छिपने बोलता है, लेकिन जिस पत्थर के पीछे बॉन्ग था वो भी टूटने लगता है। चारों तरफ पॉइजन नीडल्स गिर रही थीं। बॉन्ग घबरा जाता है और पीछे मुड़कर गोबैंग से चिल्लाता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी आगे जाओ और सब ब्लॉक करो। इतना सुनते ही गोबैंग रेज मोड में चला जाता है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो अब सीरियस है। वो पैरों में ताकत जमा करता है और लॉन्ग जंप मारकर आसमान तक उछल जाता है। गोबैंग को देखकर सारे गॉब्लिन्स डर जाते हैं। कुछ गॉब्लिन्स कसाक को छोड़कर भागने लगते हैं। कसाक समझ नहीं पाता क्यों।
तभी वो नीचे शैडो नोटिस करता है। पीछे मुड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। गोबैंग बॉडी स्लैम अटैक करता है और कई गॉब्लिन्स खत्म हो जाते हैं। कसैक भी उसकी इम्पैक्ट में आ जाता है और गाली देता है, अबे मैं तेरी टीम में हूं। पीछे से बॉन्ग देखता है और सोचता है, ये समन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। बॉन्ग पीछे खड़ा गोबोंग को देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, ये समन तो फाइट किए बिना ही गॉब्लिन्स खत्म कर रहा है, सिर्फ बॉडी स्लैम से। गोबोंग के डर से गॉब्लिन्स के पसीने छूट चुके थे। फिर सारे गॉब्लिन्स एक साथ मिलकर गोबोंग पर पॉइजन नीडल से हमला कर देते हैं। लेकिन गोबोंग एक भी नीडल ब्लॉक नहीं करता। वो आराम से बोलता है, ये क्या है, मुझे तो जरा भी दर्द नहीं हो रहा। फिर गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, ये समनर बॉन्ग का ऑर्डर है। इतना कहकर गोबोंग फुल स्पीड में दौड़ता है और सामने के सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। पीछे से बॉन्ग सोचता है, क्या ये सच में सिर्फ आर रैंक समन है? इसके कॉम्बैट स्किल्स देखकर तो एसआर या एसएसआर लगता है। कहीं इसे आर रैंक सिर्फ इसकी इंटेलिजेंस की वजह से तो नहीं मिला? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सामने ढेर सारा फ्राइड चिकन रखा होता है। गोबोंग मुट्ठी से चिकन खा रहा था और बोलता है, ये किचन बहुत टेस्टी है। बोंग हंसते हुए कहता है, मील एंजॉय करो, तुम्हारा परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल था, जितना खाना है खाओ। तभी केसेक उड़ते हुए आता है और गोबोंग को मारते हुए बोलता है, ये किचन नहीं, चिकन है, इतना मत खा। केसेक भी चिकन खाने लगता है, लेकिन उसे बहुत स्पाइसी लगता है। वो मुंह से आग निकालने लगता है। बोंग ये देखकर परेशान हो जाता है। गोबोंग बोलता है, असैसिन स्पाइस वीक, समनर बोंग गुड पर्सन। ये सुनकर बोंग थोड़ी देर रुक जाता है और सोचता है, क्या ये सच में मेरी तारीफ कर रहा है? गोबैंग फिर टूटी फूटी भाषा में बोलता है, किचन खिलाओ, गोबैंग जान देना। नरेटर बताता है, ये टूटा हुआ बोलता है इसलिए ऐसे ट्रांसलेट किया जा रहा है। बोंग ब्लश करते हुए कहता है, तुम दोनों ने जो किया है उसके सामने ये चिकन कुछ भी नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तभी कसाक पीछे से आकर सीधे गोबैंग के पेट में किक मारता है। चिकन बोल, किचन नहीं। बोंग डरकर चिल्लाता है, हार्ट अटैक ही दे देगा तू? किसी को बुली क्यों कर रहा है? कसाक माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे लगा गोबैंग को थोड़ी एजुकेशन चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, मास्टर मुझे डांट रहे हैं और ये नल्ला आराम से ठूस रहा है। अगले दिन का सीन आता है। तीनों 17th फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है, फिजिकल स्टैट्स इंक्रीज्ड, कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल। अब बोंग का लेवल 17 हो चुका है। पावर अप्स के साथ वो अपने अंदर अनकंट्रोलेबल स्ट्रेंथ महसूस करता है। वो अपने हाथों की वेन्स देखकर सोचता है, इतनी तो मेरी भी नहीं थी। बोंग खुद को फिर से किसी घोड़े जितना पावरफुल महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अकेले ही पूरे फ्लोर के एनिमीज खत्म कर देगा। तभी कसाक उसे रियलिटी चेक देता है। लेवल 20 के आसपास पहुंचते ही लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसलिए आगे मैं रहूंगा। गोबोंग भी बोलता है, हाँ, समनर बोंग के साथ वी फाइट। इतना सुनते ही बोंग का जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी भी वो इन दोनों से कमजोर है। इसके बाद 17th फ्लोर का मिशन दिखाई देता है। 30 गॉब्लिन्स को डिफीट करना है। लेकिन इस बार के गॉब्लिन सोल्जर्स पहले से ज्यादा एडवांस्ड थे। बोंग उन्हें देखकर सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी सीन चल रहा हो, लेकिन इन्हें देखकर ही प्रेशर महसूस हो रहा है। वो नोटिस करता है कि गॉब्लिन बटालियन में करीब 90 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स हैं और सब हाईली स्किल्ड हैं। बोंग बताता है कि उसने पहले ही इस फ्लोर की स्टडी कर रखी थी। उसके प्लान के मुताबिक जैसे ही गॉब्लिन सोल्जर्स आएंगे, पहले सेफ जोन में रिट्रीट करना होगा। थोड़ा वेट करने के बाद गॉब्लिन्स 3-3 के ग्रुप में बटेंगे। फिर हर बार 3 गॉब्लिन्स को खत्म करना होगा। ऐसा 10 बार करने से पूरे 30 गॉब्लिन्स खत्म हो जाएंगे। इतना सोचते हुए बोंग गोबोंग को आवाज देता है। गोबोंग पीछे मुड़कर पूछता है, समनर बोंग, बुलाया? तभी बोंग मन ही मन फैसला करता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अपनाने की कोई जरूरत नहीं, और सीधे गोबोंग को ऑर्डर देता है, जाओ गोबोंग, हमारे सारे दुश्मनों को खत्म कर दो। आदेश मिलते ही गोबोंग रेज मोड में चला जाता है। उसके शरीर से टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगता है, जिसके दबाव से जमीन तक टूटने लगती है। बोंग उसे देखकर सोचता है, गोबोंग के साथ होने से लेवल 20 या उससे ऊपर जाना आसान हो जाएगा। फिर वो खुद से सवाल करता है, अगर मैं लेवल 20 क्लियर कर लूं तो मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा? इतना सोचते हुए बोंग सामने इशारा करता है।
सबको वाइप आउट कर दो। गोबैंग रेज मोड में आकर जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और गुस्से में गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे आता देख गॉब्लिन्स डर के पीछे हटने लगते हैं। तभी गॉब्लिन कमांडर आगे आकर इशारा करता है, मत डरो, आगे बढ़ो और अटैक करो। इतना देखते ही सारे गॉब्लिन्स फाइट स्टैंस ले लेते हैं, लेकिन गोबैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फुल स्पीड में भागते हुए सामने आने वाले हर गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार मारकर उड़ा देता है। एक एक करके गॉब्लिन्स जमीन पर गिरते जाते हैं, क्योंकि गोबैंग के सामने उनका कोई चांस नहीं था। ये सब देखकर बॉन्ग सोचता है, मैंने इतना पावरफुल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये तो बिल्कुल टैंक की तरह सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। 17th फ्लोर क्लियर हो चुका था, वो भी S+ रैंक के साथ। इसके रिवॉर्ड में फिर से प्लैटिनम बैज मिलता है। बॉम्ब खुशी खुशी गोबैंग की तारीफ करता है, लेकिन दूर खड़ा कैसेक ये सब देख रहा था। जब वो बॉन्ग को नए समन की इतनी तारीफ करते देखता है तो उसे अंदर से जोर का झटका लगता है। उसका मूड पूरी तरह टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब 18th फ्लोर का मिशन सामने आता है। 30 गॉब्लिन असैसिन्स को खत्म करना है। बॉन्ग और दोनों समन्स आगे देखते हैं, जहां छोटे छोटे असैसिन गॉब्लिन्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। सब डेडली ग्लेयर दे रहे होते हैं। बॉन्ग तुरंत गोबैंग को कमांड देता है, जाओ, सामने वाले सारे गॉब्लिन्स खत्म कर दो। गोबैंग फुल स्पीड में उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इस बार गॉब्लिन्स अलग थे। इन गॉब्लिन्स के पास स्टेल्थ एबिलिटी थी, मतलब उनकी स्पीड ज्यादा थी और वो पार्शियली इनविजिबल भी हो सकते थे। गोबैंग उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कोई नहीं आता। वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगता है, ये सब गए कहां? बॉन्ग भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता अब क्या करना चाहिए। गोबैंग इरिटेशन में हवा में हाथ मारता है और गॉब्लिन्स को चैलेंज करता है, सामने आओ, कहां छिपे हो तुम सब? तभी जंगल में जोर जोर से हंसी गूंजने लगती है। ये कैसैक था। वो हंसते हुए बोलता है, मास्टर, गोबैंग को फेल होते देखना पेनफुल लग रहा होगा ना? अगर चाहो तो मुझे ऑर्डर दो, मैं इन गॉब्लिन्स को खत्म कर दूं। लेकिन बॉन्ग पीछे खड़ा डिप्रेस्ड सा देख रहा था, क्योंकि कैसैक फाइट करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी कैसैक शैडो स्टेप स्किल यूज करता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है, इन गॉब्लिन्स की स्टेल्थ मेरे शैडो स्टेप्स के सामने कुछ भी नहीं है। कसाक चुपचाप गॉब्लिन्स के पास पहुंचता है और अपने डुअल डैगर से एक एक करके सबको एलिमिनेट करने लगता है। वो लड़ते लड़ते स्टाइल में मूव भी कर रहा होता है और सिस्टम में एलिमिनेशन काउंट तेजी से बढ़ने लगता है। बॉन्ग ये देखकर रियलाइज करता है, मुझे पहले ही कसाक को आगे भेज देना चाहिए था। कसाक की फाइटिंग स्किल्स देखकर बॉन्ग हैरान रह जाता है। तभी बॉन्ग अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है मछली मेरे जाल में फंस चुकी है। असल में ये बॉन्ग का प्लान था। वो समझ जाता है कि कसाक गोबोंग से जेलस हो रहा है, इसीलिए वो और भी ज्यादा सीरियस होकर फाइट कर रहा है। बॉन्ग मन ही मन इसका नाम रख देता है, ऑपरेशन स्टोक राइवलरी। दूसरी तरफ गोबोंग भी गॉब्लिन्स को मच्छरों की तरह मार रहा था। तभी कसाक आकर गोबोंग को किक करता है, मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन गोबोंग बोलता है, मैं भी हेल्प करता। बॉन्ग पीछे खड़ा सोचता है, तुम दोनों लड़ो और मेरे लिए फ्री प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट करो। फिर बॉन्ग अपने हाथ को देखता है और बोलता है, अब मेरा लेवल 18 हो चुका है और मुझे अपने अंदर अलग ही पावर फील हो रही है। वो सोचता है कि अब तक जिस ताकत को छुपा कर रखा था, उसे रिलीज करने का समय आ गया है। बॉन्ग मन ही मन याद करता है कि उसने 18th फ्लोर की स्ट्रैटेजी पहले ही पढ़ रखी थी। असैसिन गॉब्लिन्स की स्टेल्थ एबिलिटी लो टियर होती है, मतलब अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो उन्हें देखा जा सकता है। बॉन्ग खुद से कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। 15th फ्लोर पर मैंने शैडो स्टेप बहुत प्रैक्टिस किया है। वो निंजा की तरह चुपचाप एक गॉब्लिन का पीछा करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है। गॉब्लिन उसे नोटिस कर लेता है और अटैक करने आता है। डर के मारे बॉन्ग अपने स्टिक से गॉब्लिन के चेहरे पर मार देता है। ये दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, 30 में से 10 गॉब्लिन्स एलिमिनेट हो चुके थे और बॉन्ग का ये पहला किल था। बॉन्ग खुश होकर बोलता है, फाइनली मैंने मार दिया। बॉन्ग जैसे ही चैन की सांस लेने ही वाला होता है, तभी उसे पीछे से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस होता है, क्योंकि एक और गॉब्लिन उसके पीछे आ चुका था। उसी वक्त सीन शिफ्ट होकर कॉसिक पे चला जाता है, जो मजे लेते हुए लगातार गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा था। उसका एलिमिनेशन काउंट तेजी से बढ़ रहा था, पहले 18, फिर 26 और कुछ ही पलों में 27 तक पहुंच जाता है। कॉसिक बिल्कुल चिल मूड में एक एक गॉब्लिन का सिर काटते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर गोबैंग पर पड़ती है,
जो सामने मुक्को से हमला कर रहा था। दूसरे एंगल से दिखाया जाता है कि गोबैंग गोल गोल घूमते हुए बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह गॉब्लिन्स को उड़ा रहा था। उसका हर पंच सीधे वन हिट किल बन रहा था। फिर गोबैंग दौड़ते हुए कौशिक की तरफ आता है, जिससे कौशिक चिढ़कर बोलता है, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया तो इस बार सच में मार दूंगा। इतना बोलने के बाद अचानक कौशिक को याद आता है, समनर बॉन्ग कहाँ है? काफी देर से वो दिखाई नहीं दे रहा था। सीन वापस बॉन्ग पर शिफ्ट होता है। वही गॉब्लिन उस पर हमला कर चुका था, लेकिन उसी पल बॉन्ग का एनर्जी शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। गॉब्लिन टकराकर दूर जा गिरता है। बॉन्ग कांपते हुए सोचता है, अच्छा हुआ शील्ड पहले ही ऑन कर लिया था, वरना अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसके सामने दो और गॉब्लिन आ जाते हैं। इस बार बॉन्ग डरता नहीं, उसे अपने अंदर जबरदस्त एड्रेनलिन रश महसूस होता है। उसे गॉब्लिन्स के अटैक स्लो मोशन में दिखाई देने लगते हैं। वो जंप करके उनके हमलों को डॉज करता है और फिर अपने स्टिक से दोनों को खत्म कर देता है। इस पल बॉन्ग पूरी तरह मेन कैरेक्टर मोड में नजर आता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, फिर से S++ रैंक क्लियर और एक और प्लैटिनम बैज। दूसरी तरफ कौसे के नोटिफिकेशन देखकर घबरा जाता है और बॉन्ग को ढूंढते हुए भागता है। तभी बॉन्ग सामने आकर कहता है, लगता है आखिरी वाले मैंने मार दिए। इतना सुनते ही कौशिक किसी बच्चे की तरह उसका नाम लेकर रोने लगता है। गोबांग कंफ्यूज हो जाता है कि ये अचानक क्यों रोने लगा। इसके बाद टीवी डायरेक्टर ली को भी फ्लोर क्लियर का नोटिफिकेशन मिल जाता है। वो खुशी से बताती है, प्लेयर बॉन्ग ने 18वीं मंजिल भी S++ रैंक से क्लियर कर ली है। टकलू डायरेक्टर भी खुश हो जाता है। जॉन बोलता है, ये प्लेयर अनस्टॉपेबल लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था। डायरेक्टर इमोशनल होकर कहता है कि उसका मन कर रहा है बॉन्ग की जानकारी अभी पब्लिक कर दे, लेकिन जॉन और डिप्टी डायरेक्टर उसे रोक देते हैं, क्योंकि अगर उसकी पहचान बाहर आ गई तो वो खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद टीवी न्यूज दिखाई जाती है। 20 दिनों के बाद फिर से एक प्लेयर ने S++ रैंक से फ्लोर क्लियर किया है, और वही प्लेयर लगातार 18 फ्लोर S++ रैंक से पार कर चुका है। ऐसा रिकॉर्ड आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। पूरी दुनिया अब उस अननोन प्लेयर के बारे में जानने का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उसका लेवल लगभग 19 के आसपास है। ये सब देखकर कौशिक परेशान हो जाता है। बॉन्ग भी बिल्कुल शांत और स्पीचलेस खड़ा रहता है। टीवी न्यूज देखने के बाद कौशिक चुपचाप खड़ा रह जाता है। बॉन्ग भी परेशान और बिल्कुल स्पीचलेस नजर आता है। थोड़ी देर बाद बॉन्ग पूछता है, कौशिक, तुम ऐसे सांस क्यों भर रहे हो? अगर कुछ कहना है तो सीधे बोलो। कौशिक जवाब देता है, यस मास्टर, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। आप अपना टैलेंट बहुत तेजी से अवेकन कर रहे हो और ये खतरनाक हो सकता है। बॉन्ग खुद की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, टैलेंट? और वो भी मैं? क्या तुम सच में मुझे टैलेंटेड बोल रहे हो? फिर हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ो, मजाक मत करो। मैं भला टैलेंटेड कैसे हो सकता हूं? मैं तो नल्ला हूं। लेकिन कौशिक कुछ नहीं बोलता। वो मनी मन सोचता है, ये कोई मजाक नहीं है। जो शैडो स्टेप समनर बॉन्ग ने अभी इस्तेमाल किया वो एक परफेक्ट मूवमेंट सीक्वेंस था। अगर मैं चाहूं भी तो उसे कॉपी नहीं कर सकता। उसी वजह से उसे लगता है कि यह सब बॉन्ग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कौशिक सीरियस होकर बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा मास्टर। अगर आप ऐसे ही बैटल्स एंजॉय करने लगोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए तो खतरा आपके ऊपर मंडराने लगेगा। फिर वो याद दिलाता है, क्या आपको हमारी डील याद नहीं है, जहां आपने वादा किया था कि आप ब्रेव समनर नहीं, सेफ समनर बनोगे? बॉन्ग थोड़ी देर सोचकर बोलता है, तुम सही कह रहे हो। अब से मैं रिस्क नहीं लूंगा और एक बार में सिर्फ एक ही मॉन्स्टर से फाइट करूंगा। कौशिक बॉन्ग को देखते हुए मनी मन सोचता है, ये इतना अनलकी क्यों लग रहा है? ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। और फिर अंदर ही अंदर कहता है, मुझे लग रहा है हमारा समनर किसी दिन बहुत बड़ा डिजास्टर ले आएगा। कौशिक को रोते देखकर गोबांग पीछे आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है, देखो तो सही, ये नल्ला असैसिन कैसे रो रहा है। ये सुनते ही कौशिक भड़क जाता है। वो उछलकर गोबांग के चेहरे पर जोरदार किक मारता है और उसे पीटते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच दोनों की लड़ाई में बॉन्ग का फ्रिज भी बर्बाद हो जाता है। बॉन्ग रोते हुए उन्हें रोकने लगता है, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरा घर रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन असली दुख उसे इस बात का होता है कि उसकी मां के हाथ का बना खाना भी खराब हो गया। अब उसे वो स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद बॉन्ग दोनों को शांत करता है और बताता है कि अगर कल सब ठीक रहा तो वो अपने माता पिता से मिलने जाएगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बॉन्ग अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट पहुंचता है और अंदर जाकर आवाज देता है। उसकी मां उसे पास बुलाती है। वो देखता है कि उसकी मां उसके पिता के पैर दबा रही होती है। पापा बोलते हैं,
ऐसे ही मिलने आते रहना चाहिए, वरना किसी दिन मैं तुम्हारा चेहरा ही भूल जाऊंगा। तुम घर बहुत कम आते हो। बॉन्ग पूछता है, आपके जॉइंट्स का दर्द कैसा है? उसके पापा उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द की वजह से नहीं उठ पाते। बॉन्ग उन्हें रोक देता है और सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक ले जाता है। फिर वो अपने भाई के बारे में पूछता है। माँ बताती है कि वो कुछ सामान लेने बाहर गया है। खाना खाते वक्त बॉन्ग पूछता है, घर में कोई परेशानी तो नहीं चल रही? माँ उसे चिंता न करने को कहती है और बताती है कि वो खुद भी नई नौकरी ढूंढ रही है, इसलिए बॉन्ग को पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर बॉन्ग एक्टिंग करते हुए कहता है, अगर मैं ऐसे मुश्किल टाइम में अवेकन हो जाता तो अच्छा रहता ना। इतना सुनते ही उसके पिता टेबल पर हाथ मार देते हैं। बॉन्ग डर जाता है। फिर पापा हंसते हुए कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? तुम मेरे जैसे दिखते हो और टावर में जाओगे? फिर वो मजाक में जोड़ते हैं, मैं तो कॉकरोच मारने से पहले भी तुम्हारी माँ से परमिशन लेता हूं। तुरंत माँ बोलती है, इसमें गर्व करने वाली कौन सी बात है? फिर वो बॉन्ग से पूछती है, आज काम पर नहीं जा रहे? बॉन्ग थोड़ा झिझकते हुए कहता है, आज छुट्टी है। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर भी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। इसके बाद माँ सीरियस होकर बोलती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी लोन शार्क से पैसे मत लेना बेटा। ये सुनते ही बॉन्ग अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसने पहले ही लोन ले रखा था। उसे तुरंत वो सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जब कॉसेक ने सभी लोन शार्क्स को खत्म करके उसका कर्ज माफ करवाया था। इसके बाद बॉन्ग अपनी माँ से उनकी नौकरी के बारे में पूछता है। माँ बताती है कि एक रूट कस्टमर की वजह से ये सब हुआ। वो वाटर प्यूरिफायर रिपेयर करने गई थी, लेकिन उस महिला ने घर का कचरा साफ करने को कहा। माँ ने मना कर दिया और बदले में उसे खराब रेटिंग दे दी गई, जिसके बाद उसकी नौकरी चली गई। बॉन्ग सोचता है, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, वो गलत बात कभी सहन नहीं करती। और दूसरी तरफ पापा हैं, जिनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने माँ को प्रपोज किया था। बॉन्ग बात को हंसकर टाल देता है और फैसला करता है कि अपनी अवेकनिंग के बारे में अभी घर पर नहीं बताएगा। कुछ देर बाद वो अपने भाई को पैसे देते हुए बोलता है, ये माँ पापा के खर्च के लिए है, ध्यान रखना वो ज्यादा काम ना करे। जैसे ही बॉन्ग निकलने लगता है, भाई उसे रोकता है। पहले बॉन्ग सोचता है शायद शुक्रिया बोलना चाहता है, लेकिन भाई बोल देता है, भैया माँ पापा को तो दे दिया, पर मेरे खर्चे। बॉन्ग अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है, फिर भी शांत रहकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद बॉन्ग अवेकनिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। ऊपर देखते हुए सोचता है, घर जाने वाला था, पर जब यहां आ ही गया हूं, कुछ खरीद लेता हूं। उसे मिस्टर जॉन की बात याद आती है कि प्लेयर शॉप जाने से पहले बताना था, लेकिन वो सोचता है बाद में माफी मांग लेगा। अब उसके पास एनर्जी शील्ड रिंग है, लेकिन आगे के फ्लोर्स और भी खतरनाक होंगे, इसलिए वो डिफेंस बढ़ाने के लिए शील्ड लेने जाता है। एक चमकती हुई शील्ड उसे पसंद आती है, लेकिन उसकी कीमत सुनकर बॉन्ग को झटका लग जाता है, 100 मिलियन वॉन। वो बहाना बनाकर पीछे हट जाता है। मन ही मन सोचता है, इतनी महंगी चीज कौन खरीदे। फिर स्टाफ उसे दूसरी शील्ड दिखाती है, बताती है कि यह हल्की है, मजबूत है और एडमेंटियम एलॉय से बनी है। बॉन्ग उसे ट्राई करता है और उसे पसंद भी आ जाती है। इस बार कीमत होती है 40 मिलियन वॉन। थोड़ा हिम्मत करके बॉन्ग पेमेंट कर देता है और सोचता है, गॉब्लिन्स से लड़ना आसान था, लेकिन इस लेडी से डील करना ज्यादा मुश्किल। शील्ड खरीदने के बाद बॉन्ग टैक्सी लेकर घर जाने ही वाला होता है, तभी कोई पीछे से उसे आवाज देता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम पहले ही अवेकन हो चुके हो, है ना? फिर वो हाथ आगे बढ़ाकर अपना इंट्रो देता है, घबराओ मत, मैं भी प्लेयर हूं, मेरा नाम चूसो है। बॉन्ग भी हाथ मिलाकर अपना नाम बताता है। चूसो कहता है, मैं रोज प्लेयर शॉप आता हूं, लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, इसलिए सोचा बात कर लूं। फिर वो बताता है कि वो अभी 30वें फ्लोर पर है और पूछता है, बॉन्ग कौन से फ्लोर पर है? बॉन्ग झूठ बोल देता है, 10वें फ्लोर पर हूं। चूसो हंसते हुए कहता है, तुम अभी काफी नीचे हो, लेकिन अगर कभी मदद चाहिए हो तो बता देना। बॉन्ग को वो बंदा नॉर्मल ही लगता है, थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप। चूसो बताता है कि उसे अभी तक फ्लोर्स क्लियर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर वो बोलता है, जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं रोज यहां आता हूं। जब उसे लगता है कि बॉन्ग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो वहां से चला जाता है। बॉन्ग मन ही मन सोचता है, ये लड़का काफी कॉन्फिडेंट है, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी। इसके बाद बॉन्ग घर पहुंचता है और अपना स्टेटस स्क्रीन खोलता है। उसका लेवल 19 दिख रहा होता है और कॉम्बैट स्किल्स में शैडो स्टेप। बॉन्ग खुश होकर बोलता है, अब मेरा लेवल 19 हो गया है, मतलब अब मैं
19वीं फ्लोर को चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले वो फैसला करता है कि कौशिक को बुलाकर बात करनी चाहिए। कौशिक को बुलाने का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और वो आते ही बॉन्ग को सल्यूट करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र बॉन्ग के नए शील्ड और वेपन पर पड़ती है। ये देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। बॉन्ग एक्साइटमेंट में अपना गियर दिखा रहा होता है, लेकिन कौशिक अचानक उदास हो जाता है और बोलता है, अब आपने शील्ड भी ले ली, क्या ये जरूरी था? अगर आपको कुछ हो गया तो? बॉन्ग उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं सेफ्टी को सबसे ऊपर रखूंगा। कौशिक बोलता है, मेरे पिछले समनर ने भी यही कहा था, लेकिन फिर भी वो मर गया। बॉन्ग उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। वैसे भी मैं डरपोक टाइप इंसान हूं। अगर टावर ज्यादा मुश्किल हुआ तो मैं क्लाइंब करना छोड़ दूंगा। तब कौशिक सीरियस होकर बोलता है, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी लीड नहीं लोगे, फाइट के लिए रश नहीं करोगे, और अगर हालात खराब हो जाएं तो मुझे और उस मीट बॉल को छोड़कर खुद भाग जाना। ये सुनकर बॉन्ग अपना वेपन और शील्ड स्टोरेज में रख देता है और कौशिक से प्रॉमिस करता है। थोड़ा सोचने के बाद कौशिक बोलता है, नहीं, मेरी जगह पहले उस मोटी मीट बॉल को सैक्रिफाइस कर देना, वो किसी काम का नहीं है। इतना बोलने के बाद अचानक कौशिक को एक तेज स्मेल आती है। वो अपनी नाक सिकोड़ते हुए सूंघता है। बॉन्ग बताता है कि उसने अपने और कौशिक के लिए मोमोज लाए हैं। कौशिक खुश होकर थैंक यू बोलता है, क्योंकि बॉन्ग ने मोमोज उसके साथ शेयर किए, ना कि उस मोटे मीट बॉल के साथ। लेकिन जैसे ही कौशिक पहला बाइट लेने जाता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो रुककर बॉन्ग से पूछता है, मास्टर, क्या आपने किसी से पंगा लिया है? बॉन्ग खाते हुए जवाब देता है, पंगा? नहीं यार, मैं किसी से क्यों पंगा लूंगा? तभी कौशिक गंभीर आवाज में बोलता है, हमारे घर के बाहर कोई है और वहां से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट आ रहा है। ये सुनते ही बॉन्ग की सांस अटक जाती है। वो डर से कांपने लगता है और तुरंत अपने ऊपर एनर्जी शील्ड एक्टिव कर लेता है। फिर वो कौशिक को छुपने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी एक जोरदार किक से दरवाजा टूट जाता है। टूटे हुए टुकड़े बॉन्ग के सामने गिरते हैं। वो जमीन पर बैठा हुआ सामने वाले का इंतजार कर रहा होता है। अंदर एक आदमी घुसता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मुस्कुराकर बोलता है, तो कैसे हो तुम? बॉन्ग उसका चेहरा देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि उसने इस इंसान को पहले देखा था। बॉन्ग कहता है, तुम वही हो ना जिससे मैं प्लेयर शॉप में मिला था? चूसो स्माइल करते हुए जवाब देता है, इतना सरप्राइज क्यों हो? मैं तो कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। डरा हुआ बॉन्ग पूछता है, पर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और क्या ये असली गन है? प्लीज इसे दूर रखो। लेकिन चूसो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? चुप रहो। फिर वो गन सीधे बॉन्ग के सर पर पॉइंट कर देता है। अभी अपना ब्रेसलेट उतारो और इन्वेंट्री खोलो, वरना यहीं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बॉन्ग मन ही मन सोचता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और तभी कैमरा पीछे जाता है, जहां कौशिक चूसो के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है।